नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीतने के बाद अब अपने पुराने खेल खेलना शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेताओं को दबाने और तोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ बीजेपी ने दो फाड़ करने का जो खेल शुरू किया था या किया है, जो भी कह लीजिए, क्योंकि इसके ऑलरेडी लगभग 4-5 साल तो हो ही गए, 5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। और वैसी ही तैयारी अब टीएमसी के साथ भी बीजेपी कर चुकी है। लेकिन आज ममता बनर्जी अपने पुराने तेवर में नजर आईं और उन्होंने बता दिया कि गद्दारों का साथ देने वालों से वो निपट लेंगी। आपको बता दूं कि कोलकाता में आज सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शहर के बीच में बने हुए राशोमनी एवेन्यू पर ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन की इजाज़त मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उसे मंजूर नहीं किया। तो भी ममता बनर्जी धरना स्थल पहुंची और बस स्टैंड पर खड़े होकर भाषण दिया। ये देखिए, तस्वीर देख लीजिए आप। उन्हें माइक का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, माइक का इस्तेमाल करने से रोका गया, तो मेगाफोन से उन्होंने जनता को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने टीएमसी ने अपनी नेता को लेकर ट्वीट किया है इस मामले को लेकर, और क्या कहा है टीएमसी ने, जरा आपके सामने रखता हूं। टीएमसी का कहना है, अदम्य, निडर, अद्वितीय ममता बनर्जी अपने लोगों के बीच मजबूती से खड़ी हैं। उनके अटूट प्रेम, विश्वास और समर्थन से घिरी हुई हैं। आज हजारों लोग धरना स्थल पर इकट्ठा हुए और हमारी माननीय अध्यक्ष के साथ एकजुटता का सशक्त प्रदर्शन किया और राज्य भर में तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हो रहे निरंतर अत्याचारों की स्पष्ट रूप से निंदा की। हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुआ कायरतापूर्ण हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला था। बंगाल इसे नहीं भूलेगा, बंगाल इसे माफ नहीं करेगा। ये यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने लिखा है। वहीं ममता बनर्जी ने अपने भाषण में साफ कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि जिन लोगों को मैंने जीवन में आगे बढ़ने में मदद की, वे आज एक गद्दार के साथ खड़े हो गए हैं। ममता बनर्जी का ये बयान संभवतः शुभेंदु अधिकारी की तरफ इशारा माना जा रहा है और टीएमसी के उन नेताओं के लिए चेतावनी भी है। ममता बनर्जी का यह बयान, जो इस समय बीजेपी के दबाव में आकर ममता के साथ खड़े नहीं हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। आप जानते हैं कि कल ही ममता बनर्जी ने 2 विधायकों रीता व्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से बाहर कर दिया है और आज भी धरने में टीएमसी के कई नए विधायक नहीं पहुंचे। खबर है कि बीजेपी ने जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर शिंदे को अपने साथ मिलाया था, वही खेल टीएमसी के साथ भी वो करने वाली है। अगर टीएमसी के कुछ विधायक टूटते हैं और नई पार्टी बनाते हैं, तो फिर बीजेपी ममता बनर्जी को पार्टी के नाम और निशान से दूर करने की वही चाल चल सकती है जो पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ वो चल चुकी है महाराष्ट्र में। लेकिन बंगाल में महाराष्ट्र वाला दांव काम करेगा या नहीं, अभी से इस बारे में कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आज ममता बनर्जी को सुनने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई, उसे देखकर बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि टीएमसी का नाम और निशान वो ममता बनर्जी से भले छीन ले या छीनने की कोशिश करे, लेकिन उनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता को नहीं छीना जा सकता है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने आज एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को पहले आपको दिखाता हूं, उसके बाद उन्होंने लिखा भी इस वीडियो को शेयर करते हुए। क्या लिखा है उसको भी देखेंगे, पहले वीडियो देखिए। आज दिल्ली का वासी आप सुन लीजिए, पूरा देशवासी। मेरे को पता है कोई मीडिया नहीं दिखाएंगे कि मालपुआ आपको कह देंगे नहीं दिखाने के लिए, लेकिन हमारा फेसबुक लाइव जाना चाहिए, हिंदी भी सुना आपने, बोल रही हैं ममता बनर्जी की मुझे मालूम है, मेरे को मालूम है कि देश का कोई मीडिया नहीं दिखाएगा इसे, लेकिन फेसबुक लाइव के जरिए यानी सोशल मीडिया के जरिए मैं लोगों तक पहुंच रही हूं। डेरेक ओब्रायन ने इस वीडियो को शेयर किया है। उसके बाद इस वीडियो के साथ साथ उन्होंने क्या कुछ लिखा है, जरा वो भी आपके सामने रख रहा हूं। डेरेक ओब्रायन लिखते हैं कि बंगाल सरकार ने ममता बनर्जी को धरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन आज उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं सकते। कोलकाता की सड़कों पर एक बस स्टैंड से वो हम सब का नेतृत्व कर रही हैं। अवैध रूप से बेदखल किए गए फेरी वालों के अधिकारों, चुनाव के बाद ही हिंसा और चुनाव के बाद की हिंसा और अत्याचारों के लिए लड़ रही हैं। ये वीडियो मैंने अपने फ़ोन से इस बेहद भावुक धरने के दौरान शूट किया।
आपको बता दूं कि बिना माइक के लोगों को ममता बनर्जी की बात सुनने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी के साथ लोग जुटे रहे। ये तस्वीर आप देख लीजिए, इन तस्वीरों को बहुत सारी ढेर सारी तस्वीरें वहां से आई हैं, हजारों की संख्या में लोग यहां जुटे हुए थे। देख लीजिए चारों तरफ लोगों की भीड़ ही भीड़ है, लोग जुटे रहे। ये बात यहां पर काफी मायने रखती है। वो भी कलकत्ता में राशोमनी एवेन्यू पर ये चाहती थी, लेकिन वहां इनको वो मौका नहीं मिला। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में बीजेपी की पोल खोलते हुए क्या कुछ कहा है, अब वो आपके सामने रखता हूं। ममता बनर्जी ने कहा है अपने भाषण में कि भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 294 में से 177 सीटों पर मतगणना में धांधली की। उन्होंने कहा कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन में भाग न लेने की धमकी दे रही है, लेकिन मैं विरोध प्रदर्शन जारी रखूंगी। उन्होंने आरोप लगाया, यानी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हमें मंच बनाने या माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई। ममता ने कहा कि देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसद पर जिस तरह हमला किया गया, ये बेहद चौंकाने वाला है। डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन कथित तौर पर अस्पतालों को इलाज न देने के निर्देश दिए गए। ये कैसी बेतुकी और तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कह रही है मेरी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भी मजबूत होगी। कुछ विधायकों और सांसदों को डराकर या लालच देकर आप पार्टी को कमजोर नहीं कर सकते, बल्कि इससे पार्टी और अधिक मजबूत हो रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि ममता बनर्जी जब एस्प्लेनेड के वाई चैनल पर धरने वाली जगह पर पहुंची, तो कोलकाता पुलिस ने उन्हें धरना देने से मना कर दिया और टीएमसी की उस अपील को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने पास की रानी राशोमनी रोड पर एवेन्यू पर विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगी थी, अनुमति मांगी थी। इससे विरोध स्थल पर जो धरना स्थल है वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। ममता बनर्जी के साथ उनके भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के बड़े नेता मदन मित्रा, फिर सांसद कल्याण बनर्जी, पार्टी के पुराने दिग्गज नेता फिरहाद हकीम, डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, ये सब नजर आए। लेकिन टीएमसी के टिकट पर हाल ही में विधानसभा सीटें जीतने वाले ज्यादातर नए चेहरे इस मौके पर नदारद थे, जिससे ममता बनर्जी के बीजेपी पर आरोप सही साबित होते हैं। और इधर थोड़ा सा आप इधर हिंदुस्तान के दूसरे कोने में आइए, दिल्ली आइए, तो दिल्ली में बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ देखिए डेरेक ओब्रायन वहाँ शायद या कोई और हैं, मुझे ध्यान नहीं, चेहरा अच्छे से नहीं है। कुणाल घोष की तबीयत वहीं धरना स्थल पर खराब हो गई थी और उनको पंखा यहाँ हवा देती हुई पंखे से, पंखा तो है नहीं लेकिन और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ ये चल रहा है यहाँ इस प्रदर्शन में। खैर आप देख रहे हैं ये पूरा धरना प्रदर्शन और यहाँ पर तमाम नेता और कार्यकर्ता सब यहाँ नज़र आ रहे हैं, पत्रकार भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सब हैं। तो ये घटनाक्रम हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का, लेकिन पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से बाहर अगर दिल्ली देखें तो दिल्ली में एक दूसरा हाई वोल्टेज जो है, उसको ड्रामा तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ही कहें तो दुखदाई पूरा का पूरा सीन चल रहा है। वो है सीबीएसई का, वो सीन नीट का है, वो सीयूईटी का है, वो एसएससी का है, और ये सारे एग्जाम जो हैं एक पे एक, और खासकर सीबीएसई अगर देखें तो उसमें जानबूझकर जो धांधली की गई, नीट में जो लगातार चल रहा है, इन सब को लेकर लगातार राहुल गांधी एकजुट हैं। राहुल गांधी युवाओं से अपील कर रहे हैं, मिल रहे हैं, देश से अपील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री और बाकी तमाम और खासकर शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की गुजारिश की जा रही है, डिमांड की जा रही है, लेकिन वो नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की अलग तैयारियां हैं और उधर ममता बनर्जी की अलग तैयारी, और इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि इसी महीने की 8 तारीख को, जी हां 8 जून को इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। ये खबर भी आ रही है, कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये 8 जून को ही ये बैठक होती है या 10 जून को होती है या 7 जून को होती है या 9 को होती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है। तो बंगाल के हाई वोल्टेज ड्रामा
आज दिन भर देखने को जो मिला है, यकीनन इसका असर आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, क्योंकि अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक की जो तैयारी हो चुकी है, वो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आज खबर आई है कि कम से कम 15 दलों के नेता दिल्ली में इकट्ठा होकर बैठक करेंगे और इसमें कांग्रेस ही लीड करेगी। राहुल गांधी इस समय एक तरफ कांग्रेस संगठन को मजबूती देने में जुटे हुए हैं, कई राज्यों में संगठन के पदाधिकारी बदले जा सकते हैं, ये खबर भी आ रही है। कल कर्नाटक में डीके शिव कुमार शपथ लेने वाले हैं। कर्नाटक में कल शाम को 4:05 पर डीके शिव कुमार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, और उससे पहले डीके शिव कुमार ने और सिद्धारमैया ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। दूसरी तरफ विपक्ष को भी नए सिरे से एकजुट करने की तैयारी राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। वहीं इस बार ममता बनर्जी और भी ज्यादा करीब से कांग्रेस का साथ देती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या इस बार बंगाल से निकलेगी दिल्ली में बदलाव की राह, बदलाव का रास्ता, और जो दिल्ली से बंगाल तक चल रहा है और कर्नाटक में, ये सब कुछ, इस पर डिस्कशन, इस पर चर्चा आगे हम करने जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सिन्हा जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वामी जी, सबसे पहले आपके पास बंगाल से शुरू करते हैं। बहुत कुछ इधर दिल्ली में भी हो रहा है, लेकिन बंगाल, इस घटनाक्रम, पहली बार इस पूरे चुनाव के बाद, आज 2 तारीख है, लगभग महीना होने को 28 दिन हो गए, ममता बनर्जी फाइनली सड़क पे हैं, क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में इसी स्पिरिट की आवश्यकता है जो ममता बनर्जी ने दिखाया। देखिए, ममता बनर्जी ने बहुत सारी गलतियां की पिछले 10 साल में। उन्होंने बहुत सारे 2024 में तो बहुत बड़ी गलती की। अगर उन्होंने नीतीश कुमार की खिलाफत न की होती, उनको कोऑर्डिनेटर बनाने पे, तो शायद आज ये स्थिति पैदा ना होती। लेकिन चलिए, अब पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन यह है, देखिए, एक न एक ऐसी स्थिति तो पैदा करनी होगी जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह डिसाइड करना पड़े कि उनको एक ना एक विकल्प तो चुनना पड़ेगा। और यह स्थिति यह है, देखिए, आप तो कह रहे हैं वेस्ट बंगाल की स्थिति, मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूं। प्रयागराज के अंदर यह स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। बंगाल के अंदर अगर ममता बनर्जी सड़क पे उतरी, उन्हें मीटिंग करने का अनुमति नहीं मिली, और किस तरह से उन्होंने मीटिंग की, उनके एक सांसद की तबीयत भी खराब हो गई, हजारों की संख्या में लोग जुटे। इसका मतलब यह है कि आपने एक चैलेंज कर दिया भारतीय जनता पार्टी को कि आप विकल्प चुनिए, या तो हमको जेल भेजिए, या तो हमें मारिए, या हमारी बात को मानिए। और यह बात देखिए, यह फोर्स करना पड़ेगा आपको, भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता को यह फोर्स करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने प्रयागराज के अंदर देखा, 3 कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया। इसका मतलब यह है, आप कोचिंग सेंटर इंचार्ज को डराना चाहते हैं। आप उनसे कहते हैं कि आप छात्रों के समर्थन में बोलिए मत। अच्छा, उसमें एक आपने देखा भी होगा, उसमें से एक जो संचालक हैं कोचिंग सेंटर के, वो रोने लगे। इसलिए रोने लगे, एक तो कारण ये था कि भाई मेरे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और उनके पक्ष में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, और दूसरा ये कि मैंने इतना लोन ले रखा है कि अगर ये आपने बंद कर दिया, इलीगली बंद कर दिया, तो मेरे को तो लोग मार देंगे, मेरे को जो लेंडर्स हैं मुझे मार देंगे। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे ऐसे भी कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जहां पे पूरी परमिशंस हैं और सब कुछ है। तो देखिए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जो ये चैलेंज किया, जैसे 6 जून को दिल्ली के अंदर अभिजीत आएंगे और वो एक चैलेंज पेश करेंगे, या तो अरेस्ट करो या हमें डेमोन्स्ट्रेशन करने दो। देखिए, ये चूज करने का, एक फोर्स करना सत्ता पक्ष को, जैसे अन्ना हजारे ने कर दिया था, वहां पे चूज करना पड़ा था कि अरेस्ट करें या ना करें। अरेस्ट कर लिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं अरेस्ट किया तो उन्होंने फिर आके एक भूख हड़ताल कर दी, एक लंबी भूख हड़ताल कर दी, उन्हें सिंपैथी मिल गई। तो देखिए, जनता जो है, अब एक, जैसे साइंस के अंदर एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अब हमें एस्केप वेलोसिटी की आवश्यकता है। ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए एक ऐसी फोर्स की आवश्यकता है जो फोर्स आपको इस वायुमंडल से बाहर ले जाए और ऐसी वैकल्पिक स्थिति पैदा कर दे कि सत्ता पक्ष के सामने एक चुनौती पेश हो जाए। देखिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि आज के तारीख में, चाहे बंगाल की जनता है, बंगाल की जनता पछता रही है। बंगाल की जनता को यह पता है कि वहां पे जो हॉकर्स हैं, और जो मैं बंगाल गया, कलकत्ता में गया था, तो सबसे खूबसूरत चीज मैंने ये देखी थी
कि गरीब लोग पटरी में बैठे हुए थे, उनकी दुकानें चल रही थी, उनके पेट भर रहे थे। लेकिन आज जो परिस्थिति है, एक दिल्ली के अंदर एक इलाका है शालीमार बाग, आपने सुना होगा। शालीमार बाग में जिस प्रकार से जो इलाका है रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री का, वहां पे जिस प्रकार से मकान तोड़े गए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के मकान तोड़े गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख थे और उनके लिए उन्होंने काम किया था। बंगाल के अंदर भी उसी प्रकार की चीजें पैदा हो गई हैं, आदिवासियों के जंगल कट रहे हैं। ये जिस प्रकार की सारी चीजें हो रही हैं, इसमें आपको एक चैलेंज ऐसा करना होगा सो दैट दे हैव टू, यही भारतीय जनता पार्टी अवॉइड करना चाहती है। वो चाहती है कि विकल्प आप चुनिए। देखिए ये कंपटीशन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है विकल्प छात्र चुने, जो विकल्प है वो राजनीतिक दल चुने, विकल्प जो है वो ये जो सेंटर के संचालक हैं ये चुने। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ठीक है हम आपके कोचिंग सेंटर बंद कर देंगे, आप जाइए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहां जाना है, 3-4 साल लगेंगे, तब तक हम आपको बर्बाद कर देंगे, तो या तो झुकिए या हमको बंद कर देंगे। तो विकल्प किसको चुनना है? कोचिंग सेंटर को चुनना है। स्टूडेंट से कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब या तो हमारी सारी दादागिरी को स्वीकार कीजिए, आप 80% का पेपर करेंगे, हम आपको 30% देंगे, किसी की दूसरी की पेपर, और पैसे वालों से पैसा लेके एक अच्छे स्टूडेंट की कॉपी उसकी जान दी जाएगी, उसको 90% मिल जाएगा, और जो अच्छा स्टूडेंट है अगर गरीब है उसको 40% मिल जाएगा, क्योंकि कॉपी वो जचेगी ही नहीं जो उसने लिखी थी। तो इस प्रकार से अब यही उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए कर दिया। जो अभिजीत, ये इनका अभिषेक बनर्जी की पिटाई हुई और जिस प्रकार से वहां पे ये तांडव हुआ और 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, एक प्रकार से विकल्प चुनने के लिए बाध्य कर रहे हैं टीएमसी को कि या तो हमारे साथ आ जाओ या पिटो। अब ये परिस्थिति जो ममता बनर्जी ने आज की है कि उन्होंने कहा ठीक है हमने विकल्प चुन लिया, वी हैव चूजन, अब हम सड़क पे उतरेंगे, आप जो करना है करिए, मारिए पीटिए, जेल भेजिए, फांसी चढ़ाइए, जो करना है हम सड़क पे उतरेंगे। और ये मानी बात है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिस्कंटेंट है। सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से 60% से ज्यादा लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पूर्णतः खिलाफ हैं, और बाकी लोग जो न्यूट्रल हैं या वो हैं उनकी बात छोड़ दी, 60%। इसका मतलब यह है कि अगर अपोजिशन यूनिटी होती और आपस की लड़ाई झगड़े छोड़कर ये असली मुद्दे जो हमारे छात्रों के मुद्दे हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति के मुद्दे हैं, आप कोई भी यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, आज के तारीख में 3 व्हीलर वाले बेचारे परेशान हैं, ढाबे वाले परेशान हैं, जो सड़क पे खाना खाने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं जो खाना हमें 50 रुपए का मिलता था अब वो 100 रुपए का मिल रहा है, जो रोटी हमें 5 रुपए की मिलती थी वो 10 रुपए की मिल रही है, जो चाय 5 रुपए की मिलती थी वो 15 रुपए की मिल रही है। तो ये आपको एक ऐसी चुनौती तो सत्ता पक्ष के लिए पेश करनी होगी, सबको पेश करनी होगी, राहुल गांधी को भी करनी होगी, और ये भी लोगों को डिसाइड करना होगा, जो क्षेत्रीय नेता हैं और जो एक पार्टी के अंदर के भी नेता हैं जो एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, उनको डिसाइड करना होगा, या तो मिलजुल के चुनाव लड़ लो, जनता की आवाज को उठाओ और चुनौती पेश करो, वरना जो बंगाल के अंदर आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ हो रहा है वो कल तुम्हारे साथ भी होगा। एकजुट नहीं होगे और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष नहीं करोगे, तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो आज बंगाल के अंदर हो रहा है। बाकी किसी प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, तमिलनाडु में नहीं हो रहा है, केरला के अंदर नहीं हो रहा है, बाकी किसी प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की, और ये अब एक्सपेरिमेंट होगा उत्तर प्रदेश के अंदर और पंजाब के अंदर, यही चीजें होंगी, यही रिपीट होगी। और इसलिए अगर एक चुनौती अगले 5 महीने के अंदर ये विपक्ष के लोग एकजुट होकर नहीं पेश करेंगे तो उसके बाद देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की बात करना व्यर्थ हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं स्वामी जी। यहाँ परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हुई, लेकिन सामने चुनाव हैं, 5 राज्यों, 5 नहीं बल्कि अगले साल 8 चुनाव हैं, जिसमें एक राष्ट्रपति का चुनाव भी है, उसके अलावा 7 राज्यों के चुनाव हैं। और उससे पहले ये घटनाक्रम, और ममता बनर्जी खुलकर उन्होंने आज कह दिया कि हम लोग बहुत जल्द दिल्ली में मिलने वाले हैं। जरा ममता बनर्जी की इस बाइट को सुनते हैं इसी धरना स्थल पे। हालांकि उनको माइक की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने वहाँ छोटे माइक का इस्तेमाल किया और उस पे उन्होंने लोगों को संबोधित किया। जो लोग वहाँ आए हुए थे, उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले लोग, समर्थक सब थे। और ममता बनर्जी ने यहाँ कह दिया है कि बहुत जल्द हम लोग दिल्ली में मिल रहे हैं। सुनिए जरा। আমরা দিল্লিতেও খুব শীঘ্রই বিজেপি বিরোধী পার্টিগুলো মিলিত হচ্ছি এবং সেখানে আমরা আমাদের কর্মসূচি দেশ জুড়ে ঠিক করব। একটু অপেক্ষা করুন,
আজকে যেমন 7টা পর্যন্ত ধর্ণা চলবে, তেমনি মনে রাখবেন 4 তারিখে আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, যে যার এলাকায় যত মনীষীর মূর্তি আছে, না থাকলে ফটো লাগাবেন। মনীষীর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে যদি 5 জন করেও জড়ো হন, দাঁড়িয়ে শৃঙ্খল বন্ধন করে মূর্তিটাকে ঘিরে মাল্যদান করবেন এবং প্রতিজ্ঞা করবেন, শপথ নেবেন, জীবন দিয়ে এই যুদ্ধ আমরা লড়াই করব এবং আমরা জিতব। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर सीधा सीधा ममता बनर्जी जो हैं वो कह रही हैं कि जितने भी बीजेपी विरोधी दल हैं वो सब एकजुट होंगे और दिल्ली में हम लोग जल्द मुलाकात हमारी मीटिंग होगी। या ममता बनर्जी खुले तौर पे कह रही हैं। यहाँ से क्या तस्वीर दिखाई देती है प्रशांत टंडन जी? आज ममता बनर्जी को 2 तारीख को इन्होंने सप्ताह भर पहले इसके लिए अनुमति मांगी थी, इजाज़त सप्ताह भर पहले मांगी गई, लेकिन आज तक नहीं दी गई। फाइनली इनको बस स्टैंड के पास धरना प्रदर्शन करना पड़ा और यहाँ ये भी कहा गया कि नहीं, आप माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देख लीजिए, ये वही चीज़ है कि कल बंद कमरे में मीटिंग रूम में संजय सिंह मीटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके पास एडीएम और तमाम लोग आ गए। कल आपने देख लिया कानपुर की घटना, कानपुर या इलाहाबाद में, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, दोनों में से किसी एक जगह पे, कानपुर में, इलाहाबाद में। और आज देखिए ममता बनर्जी को माइक का इस्तेमाल करने से रोका गया। तो इसलिए ज़रा समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या यहाँ से ममता बनर्जी अगर फाइट करने के लिए तैयार हैं, राहुल गांधी तो फाइट कर ही रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ ये आप लोग भी थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए, थोड़ा इस पे आप लोग भी बात को, अनिल सिन्हा जी जब आएंगे अनिल सिन्हा जी भी बताएं। अभी तक राहुल गांधी अकेले यानी एकला चलो वाले राह पे थे। अपनी तरफ से वो नहीं कह रहे हैं कि मैं एकला चलना चाहता हूं, लेकिन उनको जिस ढंग से खुले तौर पर जो साथ विपक्षी दलों का मिलना चाहिए था वो साथ मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया 2024 के बाद से खासकर, और उससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और सब में जो भी साथ मिला बहुत ही आंशिक रूप से साथ मिला। लेकिन अब यहां से ममता बनर्जी अगर मजबूती के साथ जो आज दिखाई दिया है, जिस एंथुजियाज्म के साथ वो कह रही हैं कि हम बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए तमाम बीजेपी विरोधी दल, वो ये नहीं कह रही है इंडिया गठबंधन, बीजेपी विरोधी दल कह रही हैं, यानी उसमें और भी दल आ सकते हैं, उसमें केटीआर, उसमें तमाम दूसरे आ सकते हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं। तो क्या यहाँ से एक मजबूत विपक्ष की उम्मीद हम करें और ये तस्वीर कुछ और बनती हुई दिखाई देती है क्या प्रशांत जी? इलाहाबाद में जो संजय सिंह ने एसएसपी और एडीएम उनका प्रोग्राम रोकने बंद कमरे में आ गए, उनको जिस तरह जवाब दिया, जिस तरह ममता बनर्जी वहाँ पे कर रही हैं, दमन के खिलाफ संघर्ष ही एक रास्ता होता है। और यही इलाहाबाद में भी दिखाई दिया है, यही बंगाल में दिखाई दे रहा है। और तृणमूल कांग्रेस का याद कीजिए, चुनाव के बाद थोड़ा सा हतोत्साहित हो गए थे, जिस तरह का चुनाव हुआ, हिंसा हुई। फिर जब अभिषेक पे हमला हुआ, अभिषेक बनर्जी पे, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस वापस उस मोड में आई जिस मोड के लिए वो जाने जाते हैं, जिस तेवर के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन इस बीच काफी कुछ बदला है राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार में भी विपक्ष में भी। सरकार में ये बदला है कि इकॉनमी, अर्थव्यवस्था वहाँ पे है जहाँ से मुझे लगता है कि मोदी जी के रहते हुए रिवाइव नहीं कर सकती, वापस नहीं आ सकती। और दूसरा एक जो बदला है कि जिसको जेन ज़ी कहा जा रहा था, अब वो कॉकरोच मूवमेंट से लेकर सीबीएसई, नीट के पेपर लीक, सीयूईटी, तो युवा जो है वो अब बीजेपी सरकार के, मोदी सरकार के एकदम खिलाफ हो गया। और तीसरा एक जो डेवलपमेंट हुआ है
कि जो सबसे बड़ा हथियार मोदी जी का था, जो 2014 के बाद एक नफरत की मशीन बनाई गई समाज में, गोदी मीडिया, उसको ऑनलाइन एजुकेटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से उसका मुकाबला किया। पहली बार उनको आईना दिखाया है। तो ये संकट है मोदी जी के लिए, सबसे बड़ा संकट है 12 साल में। उसी ओस्लो में जिस लड़की का हेले लिंग, जिसका मैंने इंटरव्यू किया था, जिसने एक सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब मोदी जी ने नहीं दिया, उसी ओस्लो में कल एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है मीडिया की आज़ादी पर। तो जवाब ना देकर मोदी जी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि 12 साल से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वो अगर पत्रकार सवाल पूछे तो वो भागने में ओलंपिक का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। तो ये जो मोदी जी जिस संकट में फंस गए हैं, उस संकट में अब नए सिरे से लड़ाई के जो मैदान है वो फिक्स किए जा रहे हैं। झाड़ पोंछ कर एक इतिहासकार को लाया गया है, जिससे आर्टिकल लिखवाया गया, और राहुल गांधी को, गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये क्यों हो रहा है? अचानक राहुल गांधी पे हमला क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया राजीव जी, जरा ध्यान से देखिए इस बात को, कि अभी तक बंगाल के चुनाव के, इस विधानसभा चुनाव के पहले क्या हो रहा था। जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा था, जो ये गोदी मीडिया के नैरेटिव थे, जो ये राइट विंग के लोग थे, ये प्रोपेगेंडा चलाते थे कि ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की बागडोर देनी चाहिए। उसके बाद नीतीश कुमार को उन्होंने पीएम कैंडिडेट बनाया। बंगाल के चुनाव के बाद तस्वीर बदल गई। अब इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी एक अनडिस्प्यूटेड नेता हैं, और राहुल गांधी अनडिस्प्यूटेड नेता अपनी फोकस पॉलिटिक्स की वजह से हैं। संविधान, यूथ, सामाजिक न्याय, हिंदू मुस्लिम एकता, सेकुलरिज्म पे वो अडिग हैं। ये फोकस उनका बिगड़ा नहीं है। तमाम सारे क्षेत्रीय नेता भी इधर उधर जाते रहते हैं, राहुल गांधी का फोकस एक जगह है। तो अब इंडिया गठबंधन में वो जो विमर्श था कि कौन स्ट्रीट फाइटर है, कौन किसको एक्सपीरियंस है, वो सब अब इर्रेलेवेंट हो गया है। अब इंडिया गठबंधन में जो कुछ होगा, आप देखिए ममता बनर्जी ने किस तरीके से राहुल गांधी का नाम लिया। एक हम लोग बेंगलोर में थे, तब ममता बनर्जी ने नाम लिया था, याद होगा आपको। जी जी, राहुल इज माय फेवरेट, राहुल इज माय फेवरेट, राहुल गांधी। उसके बाद फिर ममता बनर्जी ने अपना ट्रैक बदला था। अब इस चुनाव के नतीजों के बाद वापस उस ट्रैक पे आई हैं। उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी ने बोला कि राहुल गांधी ने मुझे फ़ोन किया। राहुल गांधी ने तो नहीं बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी को फ़ोन किया था और ऑफर किया था कि अभिषेक का इलाज कराएंगे हैदराबाद में। उन्होंने बताया। मैंने सुना है कि उसके बाद 1 घंटा लंबी बात हुई है ममता बनर्जी और राहुल गांधी की। तो ये बड़ा परिवर्तन जो अब आया है कि अब इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के साथ चलने में ही हम बचेंगे, वरना नहीं बचेंगे। ये ज़रूरी संदेश है जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं उनको मिल गया है, और ये एक अच्छा संकेत है। अब इसमें दूसरा जो खतरा है, खतरा क्या, जो डेवलपमेंट होगा, वो डेवलपमेंट ये होगा कि अब राहुल गांधी के खिलाफ एक और नया अभियान चालू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत मैंने बताया कि वो हो गई है। एक इतिहासकार झाड़ पोंछ के निकाले गए हैं और उनसे एक लेख लिखवाया गया है, जिसकी बहुत चर्चा जो है वो गोदी मीडिया में और तमाम जगह कराई जा रही है। अभी ये सब और निकाले जाएंगे, इस तरीके के लोग, इस तरीके के बयान, ये सब कुछ और आएगा। लेकिन अब जहाँ पे राजनीति पहुँच गई है, 2 चीज़ें बहुत तय हैं। एक कि इकॉनमी मोदी जी से नहीं संभलेगी, और दूसरी बात कि यूथ अब जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा ये यूथ और अच्छी तरीके से आईना दिखाएगा। गोदी मीडिया अपने सवालों में घिरा हुआ है। तो कुल मिला के मोदी जी इस वक्त जो है
वो थोड़ा वीक विकेट पे हैं और हमलावर होंगे राहुल गांधी पे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर दो चीज़ें पैरेलली चल रही हैं अनिल जी, और इन दोनों चीज़ों पे जैसे भी प्रशांत जी भी कह रहे थे, प्रशांत जी से पहले स्वामी जी कह रहे थे, खासकर एक चुनौती, और चुनौती अगर मजबूती के साथ दी जाए, चुनौती अगर पेश की जाए, सत्तारूढ़ दल जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास न सिर्फ सत्ता है बल्कि तीनों पिलर्स हैं डेमोक्रेसी की, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उस चौथा भी जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है वो भी है। और ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है एक लड़ाई को लड़ना, और उसमें हम लोगों ने देख लिया अभी 5 राज्यों के चुनाव को बहुत नज़दीक से देखा। जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या यहां से कोई नई तस्वीर दिखाई देती है जो हम लोग देख रहे हैं धरना प्रदर्शन, या हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद क्या, कॉकरोच जनता पार्टी में जो रिस्पांस आया उससे ही पता चलता है कि बीजेपी के बारे के को लेकर के जो गहरा असंतोष है। तो इसीलिए मतलब ये मैं नहीं कह रहा है कोई ऑर्गेनाइज्ड ये है, लेकिन उससे ये पता चलता है कि गहरा असंतोष है लोगों में। ये असंतोष मतलब इसका मतलब है, और जो अभी बताया प्रशांत जी ने एकदम सही है, कि इकोनॉमी अब उनसे संभालने वाला नहीं, और वो किसी भी हालत में वो कोई भी कोशिश कर ले वो होने चलने वाला नहीं है। और उनका मोरल कैपेबिलिटी, ये जो नोटबंदी के समय तक जो जिस तरह की उनका मतलब उपस्थिति थी लोगों के जनमानस में, वो भी अब बची नहीं है। अब वो एक मतलब एक लॉस्ट जो ये लीडर है अपने मतलब हिसाब से, वो उनकी वैसी इमेज हो गई है जो न अमेरिका से ठीक से रिलेशन रख सकता है, न कहीं खड़ा हो सकता है देश की सबके सम्मान के लिए। ये सब बातें धीरे धीरे लोगों को मतलब वो जो भरोसा उनमें था वो खत्म हो गया है। तो अब चुनाव जीतने के लिए कितना प्रयास किया है बंगाल में, आपने देखा 2.5 लाख मिलिट्री लेकर के गए 2.5 लाख उसी समय समझ जाना चाहिए। उसके बाद सेंट्रल एम्प्लॉइज से काउंटिंग करवाया, एसआईआर करवाया, एसआईआर से नहीं हुआ तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करवाया, मतलब इतना करके ये इलेक्शन जीत गया। तो सच में आपने कहा कि गोदी मीडिया उनका एक इतना बड़ा एलाय है, इसकी वजह से गोवल्स का कोई कोट कहीं पढ़ रहा था मैं, कि कहा मीडिया दे दो, मैं मतलब बहुत गाली की तरह से लोगों को मैं एकदम बना दूंगा इस तरह का जो है मतलब चिंता, मतलब वो पहले ही कह चुका है। तो वही उन्होंने किया, उसका इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो अभी जो स्कैटर्ड प्रोटेस्ट था, और ममता बनर्जी भी मुझको लग रहा है क्या कि जो रिजिग्नेशन देने के बाद उन्होंने समय लिया, वो समय नहीं लेना था उनको। वो जो प्रहार का इंतजार कर रही थी बीजेपी का, वो इंतजार नहीं करना था उनको। पहले ही ये काम जो अभी उन्होंने किया, ये काम अभिषेक बनर्जी पर अटैक होने के पहले होना चाहिए था, कि जैसे ही रिजल्ट आया, एक तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम नहीं रिजाइन करेंगे, और उसके बाद उनको रोड पे आ जाना चाहिए था। ये हमको लग रहा है टाइमिंग का प्रॉब्लम आया। बीजेपी देखिए अब जो संघर्ष है उसको कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी 2029 के चुनाव के लिए डिलिमिटेशन करना है, उसके लिए जैसे तैसे पार्टियों को तोड़ना है, संसद को मैनिपुलेट करना है, बहुत उसको ये करना है। इसीलिए बीजेपी इंतजार नहीं कर सकती थी कि टीएमसी को तोड़ने के लिए ज्यादा समय लगा सकती। जैसे महाराष्ट्र में जो समय दिया उन्होंने, वो समय यहाँ नहीं मिलने वाला है। यहाँ वो 1 महीना हो, 15 दिन हो, इसके पहले ही टीएमसी को तोड़ देंगी, एक बीजेपी तोड़ेगी। दूसरा उनको एक और है कि बीजेपी ने फर्स्ट अटैक इसीलिए किया क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन उन्होंने जीता, तो उसको मालूम था कि इसके खिलाफ बहुत बड़ा रिजेंटमेंट है, और वो लोग अभिव्यक्त करेंगे रोड पे आके। तो उसके पहले ही उसने टीएमसी की रीढ़ तोड़ने की कोशिश की। अभी मुझको क्या लगता है कि दो तीन दिक्कतें अभी जो बीजेपी समझ नहीं पा रही है,
वो एक तो ये है क्या कि उसने जो एमएलए है तोड़ करके उसको लग रहा है कि वो मैनेज कर लेगी। ये मतलब महाराष्ट्र में तो हो गया क्योंकि शिवसेना उनको रिटेलिएट नहीं कर पाई स्ट्रीट पर, लेकिन बंगाल में उसके पीछे रीजंस हैं। यहाँ रीजंस क्या है कि एक ऑर्गेनाइज महाराष्ट्र में स्ट्रक्चर है पॉलिटिक्स का, इंस्टीट्यूशंस के जरिए शुगर मिल है, एजुकेशन सेंटर्स हैं अलग अलग, और यह शिवसेना का अपना जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क वहाँ एक फ्री फ्लोटिंग मास है, वर्कर्स का एक समूह है जो इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। तो उसको कंट्रोल करना, ये जिस तरह से ऑर्गेनाइज ढंग से यहाँ उन्होंने एमएलए को इसको एनसीपी के और शिवसेना का तोड़ लिया, तो उसका वो जनता मैनेज हो गई। ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बंगाल में नहीं है। बंगाल में अगर एमएलए तोड़ लिया है तो हो सकता है कि एमएलए की कुटाई हो जाएगी, उसके टीएमसी के वर्कर्स कर देंगे उनके क्षेत्र में। वो जो समझ रहे हैं कि वो लोग मैनेज कर लेगा, इतना आसान नहीं। एक बड़ा फोर्स जरूर उसके साथ चला जाएगा जो कि हफ्ता वसूलता है, उलट सिलट धंधे करता है, वो चला जाएगा। लेकिन उतना बड़ा पूरा मास इस तरह का थोड़ा ही हो सकता है कहीं भी। उसके जो सपोर्टर्स हैं, जो नौजवान घूम रहे हैं, गरीब नौजवान हैं, वो सारे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल है। ये यहाँ पर वो अंडर एस्टिमेट कर रही है, हमको लग रहा है, बंगाल के मासेस को। और वो जो है अगर ममता बनर्जी, अभी तक ममता बनर्जी उसको एड्रेस अभी शुरू की है, अभी भी मैं मान रहा हूँ कि फुल फ्लेजेड उन्होंने किया है अटैक। उन्होंने सिर्फ चुनाव का मुद्दा उठाया, ये क्या कहते हैं, थोड़ा ऑथोरिटेरियनिज्म का मुद्दा उठाया, हिंसा का थोड़ा सा मुद्दा जो बुलडोजर चल रहा है इसका उठाया। अभी भी जो पूरी तरह आर्टिकुलेट किया है या पूरी तरह क्षेत्र में आ गई है, ऐसा मैं नहीं मानता। अभी भी थोड़ा सा डिफेंसिव हमको लग रही है। इसीलिए डिफेंसिव लग रही है क्योंकि उन्होंने कहा, जो मैं पढ़ रहा था कहीं, तो उनका भाषण आज हुआ, उसमें ने कहा कि बीजेपी की मैंने मदद की और मैंने मीडिया को बताया नहीं। और उसमें मैं आज तक में उनका देख रहा था, उनका जो भाषण का ट्रांसक्रिप्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी की मदद की। और वो जब उन्होंने मदद मांगी, फोन किया, तो मैंने मदद उनको दी। और वो जो है सो ये क्या कहते हैं, मैंने फोन किया अध्यक्ष को, अध्यक्ष का, बीजेपी के अध्यक्ष ने जब मदद मांगी तो मैंने मदद की। और उसके बाद जो है ये जो है मैंने उनको फोन किया था, ये भी कहा उन्होंने। इसका मतलब एक रिप्रोच, मतलब एक जो जिसको कहते हैं कि पुल जो है उसको उन्होंने पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया था, इसके इंडिकेशंस उन्होंने दिए। लेकिन अब वो इसको लाई हैं तो एक मैसेज भी दे रही हैं कि हमने कोशिश की आपसे क्या कहते हैं कम्युनिकेट करने की, आप वो उसके लिए तैयार नहीं है, तो मैं अब जाऊंगी रोड पर। तो ये मैसेजिंग थोड़ा सा हमको डिफेंसिव और थोड़ा सा मतलब अब उसको डूबियस भी लगता है। तो ये इसको मतलब इसको एनालाइज इस तरह से करना चाहिए। तो जो राहुल गांधी से जो उन्होंने संबंध बनाए हैं, तो वो संबंध मतलब जो अभी जिस तरह से उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने फोन किया, मतलब एक तरह का एक जो क्या कहते हैं उनके बीच में जो हार्मोनी, एक तरह का जो बिरादराना जो सिचुएशन दिख रहा है, वो सिचुएशन वो उसको किस हद तक ले जाती है और ये क्या कहते हैं मीटिंग में क्या करती हैं, तो ये थोड़ा सा हमको वो इसमें थोड़ा संदेह हमको होता है। मैं आप सच्ची बात बता रहा हूं। लेकिन जो मार्क्सेस है उसको अगर कम्युनिकेट करती हैं ऑनेस्टली और साथ में एक अलायंस बनाती हैं इंडिया गठबंधन के साथ, मतलब कांग्रेस, देखिए उनका किसी भी हालत में टीएमसी के साथ लेफ्ट का कोई अलायंस नहीं हो सकता है बंगाल में, और ये अलायंस के लिए कोई सजेस्ट भी नहीं करेगा। लेफ्ट को थर्ड, वहां का एक ओरिजिनल फोर्स जो सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, क्या कहते हैं ये इक्वलिटी जो मासेस है गरीब लोगों का, उसका बना ही रहना चाहिए। वो स्पेस को और एक्सपैंड होना चाहिए, उसको खत्म नहीं होना चाहिए। और टीएमसी के साथ जाकर के ये एक्सपैंड नहीं होने वाला है, इसीलिए उसको अपने तरीके से लड़ना चाहिए।
दोनों के बीच में फाइट ना हो, सीज फायर, ये कांग्रेस को इंश्योर करना होगा। तो बंगाल का मुझको जो सिनेरियो दिख रहा है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की भाई, इसको आप फाइनल मत मान लीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि वो कितना फाइट करेंगे उसमें डाउट है, जब वो बोली थी कि रिजिग्नेशन, उसके बाद वो चुप रही, मतलब उतना समय दिया उन्होंने। तो ये जो है अब ये इस मैसेज के बाद क्या देती है वो मुश्किल है। एक और पॉइंट मैं आपको मतलब एकदम मर्सिलेसली हमको एनालाइज करना चाहिए। तो अगर एनालाइज करते हैं तो एक और चीज हमको दिखाई देती है कि बीजेपी से अगर वो जो टीएमसी की लीडरशिप का कुछ हिस्सा, जैसे अभिषेक बनर्जी पर भी मुझको शक होता है, तो वो अगर उनके लोग अगर उससे समझौता कर भी लेते हैं सेंट्रल लीडरशिप से, तो ये ग्राउंड पर नहीं उतर पाएगा। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के लिए जरूरी है कि टीएमसी को तोड़े, तभी वो अपनी ताकत बना सकता है, क्योंकि उसको तोड़ करके ही उसने जो ताकत बनाई। बीजेपी के लिए भी ये जरूरी है कि उसको ग्राउंड पे टीएमसी को तोड़ दे, तभी वो जो है ये करे। तो इसके लिए कोई समझौते की गुंजाइश काफी क्षीण है, बहुत कम है। और ममता बनर्जी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि शुभेंदु अधिकारी जो लोकल बीजेपी में इनके टीएमसी के गए लोग हैं, वो सब फाइट करके टीएमसी को मतलब कंट्रोल करना चाहेंगे। तो वो जो फ्लोटिंग जो मैंने आपको कहा वर्कर्स और मासेस है, उसका झगड़ा चलेगा। तो अब लेकिन है क्या कि मोरल अथॉरिटी राहुल गांधी की काफी बढ़ी है, तो बंगाल में अब राहुल गांधी भी एक फैक्टर होंगे, ये बात को इनकार नहीं करना चाहिए। जिस तरह की मैच्योरिटी उन्होंने दिखलाई है टीएमसी को मतलब राहुल गांधी सपोर्ट करके और खड़े रहे, जिस दिन से इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसके बाद से उन्होंने जिस तरह का सॉलिडिटी दिखाया है उनके पक्ष में, टीएमसी के पक्ष में, वो जो है उनको बंगाल में एक तरह का रिस्पेक्टेबिलिटी देगा। और वो उसको क्या कि सत्ता को आगे आता है वो देखना पड़ेगा। नेशनल सिनेरियो में आपको दिख रहा है रामचंद्र गुहा का आर्टिकल है, पता चल ही गया है, और ये सब चालू होगा अटैक कांग्रेस। अब नेशनल लेवल पे भी जो अटैक है वो चलेगा, लेकिन आपको मुझको लग रहा है क्या कि अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला अटैक है उसके साथ मिल करके कैसे कांग्रेस और विपक्ष उस फोर्स को उनके साथ कोई अलायंस करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो फोर्स जो आया है वोकल बन के, जिस तरह से उसने ये किया है, क्या कहते हैं, दिखाया है, प्रतिरोध की अभिव्यक्ति की है, उसको आर्टिकुलेट करने का प्रयास करना चाहिए। हमको लग रहा है कि अभी जटिल है, लेकिन जो दिख रहा है इनको बीजेपी वालों को कि हम जो है मैदान मार लिए और टीएमसी पर ऑफेंसिव मतलब ऑफेंस जो है डिफेंस के बदले ऑफेंस करने का जो रणनीति अपनाई है, वो हमको लग रहा है क्या जितना उन्होंने आसान समझा है उतना आसान साबित नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। ममता बनर्जी ने आज के भाषण में कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री थी जब मुख्यमंत्री तो बीजेपी के लोग मेरे पास आते थे, कई लोगों के काम, और ये संदर्भ रेफरेंस यही था कि आप सत्ता में रहें या विपक्षी दल में रहें, सत्ता पे हैं काबिज तो विपक्षी दलों को आप अगर सोचते हैं कि वो दुश्मन हैं तो हमने दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आप कर रहे हैं दुश्मनों जैसा व्यवहार। जो अभी अनिल सिन्हा जी जिस रेफरेंस दे रहे थे उसी को मैं यहाँ खुले तौर पे जो उन्होंने भाषण में बोला है वो बता रहा हूँ। तो ममता बनर्जी का कहने का मतलब वो सॉफ्ट नहीं थी यहाँ पे, लेकिन वो बता रही थी कि हाँ, जैसे कहा जाता है कि एक राजा दूसरे राजा के साथ क्या व्यवहार करे जब वो हार गया, तो ये आप लोगों ने सुना होगा। तो कहता है जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही व्यवहार मेरे साथ कीजिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ आज का मुख्यमंत्री कैसा व्यवहार करेगा? क्या दुश्मनों वाला व्यवहार करना चाहिए? क्या पूर्व मुख्यमंत्री को फांसी पर लटका देना चाहिए? या पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इस ढंग का व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार, या उसकी पार्टी के साथ ऐसा करना चाहिए? कुछ एक साथी हमारे हैं जो थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं
मैं जानता हूं कि कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि वो हमको कंफ्यूज करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जवाब देना उचित है। और मैं कमेंट बॉक्स के भी सारे कमेंट्स देखता रहता हूं, इसलिए भी कि उनको लगता है कि अरे इतने पूर्ण बहुमत के साथ 208 सीटें हो गई बीजेपी के पास, उसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि वो ममता बनर्जी की पार्टी तोड़े, वहाँ से विधायकों को लेके आए। भाई साहब, पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ पूर्ण बहुमत और बहुमत के साथ सरकार बनाने की राजनीति नहीं होती है। राजनीति में ये होता है कि सामने वाले को नेस्तनाबूद कर दो, उसको इतना तोड़ दो, इतना कमज़ोर कर दो कि वो उठ ना पाए। और ये बीजेपी करना चाहती है और वो कर भी रही है। जिसने अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ा वो अपने प्रतिद्वंदियों को क्यों छोड़ेगा? और सहयोगियों को नहीं छोड़ा अगर कह रहा हूँ तो आप कुछ राज्यों को देख लीजिए, जिसमें बिहार भी है, जहां नीतीश बाबू हैं, आज कुर्सी पे नहीं हैं। आखिर क्यों उतार दिए गए कुर्सी से? क्यों धीरे धीरे नीतीश बाबू की पार्टी जो है वो कमजोर होती चली गई? जरा सोचिए तो आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में करना क्या चाहती है। नरेंद्र मोदी जो 2047 का जिक्र करते हैं बार बार कि 2047 में हम विकसित भारत कर देंगे, ये 2047 क्या है? 2014 में जब आए थे तो 2022 की बात करते थे और उस समय कहते थे कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हर इंसान के सिर पे छत होगी। क्या आज सब कुछ दे चुके हैं नरेंद्र मोदी? पानी के लिए बिल्कुल किल्लत नहीं होगी, नल जल योजना लेके आ गए। आज जितने भी जो भी वादे 2014 में किए थे, आज 2026 में उन वादों में से कितने वादे नरेंद्र मोदी पूरे कर लिए, जरा वो बता दीजिए। अब 2047 की तरफ चलिए। ये एक बहुत बढ़िया है। ये आज मैं कहूं, हमारे 4 साथी और बैठे हुए हैं, और ये कहूं कि आज से 5 साल बाद हम लोग ये नहीं वो कर देंगे, हम लोग तूफान मचा देंगे। दुनिया के में भारत का नाम इतना रोशन कर देंगे पत्रकारिता में कि वहां नॉर्वे क्या अमेरिका के लोग भी हमारे प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक रहेंगे। ये कहने मात्र से नहीं होता है भाई साहब। ये नरेंद्र मोदी वही सपना दिखा रहे हैं, उनकी पार्टी वही सपना दिखा रही है। खुले तौर पे कह रहा हूं क्योंकि ये 2026 से आप 2047 की बात कर रहे हैं। आप 5 साल का कोई भी सरकार आती है, अमलिंदु जी, आप हमारे तमाम साथियों, कोई भी सरकार आती है 5 साल की रूपरेखा बनती है, पंचवर्षीय योजना चलती है। योजना आयोग जिसको नीति आयोग कर दिए उसमें भी कुछ वर्षों की योजना चलती है। आप यहां पे पिछले आगे के 35 साल आगे की योजना बता रहे हैं, 25 साल आगे की योजना बता रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं बरगला रहे हैं, इस देश की जनता को बरगलाने की, भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो साफ दिखाई दे रहा है। भूख आज लगी है और प्यास आज लगी है और कहते हैं आपकी कुआं जो खोद रहे हैं या वो जो पानी वहां एवरेस्ट से हम लेके आएंगे पानी, उसको पिलाएंगे, वो बहुत बढ़िया मिनरल युक्त पानी होगा। भाई प्यासे मर जाएगा इंसान। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं ममता बनर्जी पे आना चाहता हूं कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़कर, उनके विधायकों को तोड़कर, उनके सांसदों को तोड़कर ममता बनर्जी को कमजोर करना एकमात्र उद्देश्य है। और इसीलिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उनके पार्टी के नेताओं पर प्रहार हो रहे हैं। सिंपल सीधा है, यहां पे और कोई दूसरा गणित नहीं है। अब तीसरी बात यहां पे आती है कि राहुल गांधी का रोल अब कहां रह जाता है। ममता बनर्जी का अगर साथ मिलता है तो राहुल गांधी क्या अब एक सर्वमान्य नेता के रूप में, विपक्षी दलों के नेता के रूप में, नेता प्रतिपक्ष तो हैं वहां पे लोकसभा में, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में राहुल गांधी सर्वमान्य होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पे आते हैं सेकंड राउंड में फटाफट, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं अमलिंदु जी आपसे। कुछ बातें रख दी हैं। अब जो पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां बन रही हैं उसमें निश्चित तौर पर राजीव जी एक संकट की स्थिति है और ममता बनर्जी अब मोर्चा पे उतरी हैं। और ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 2 जून से वो, मतलब 2 जून को धरना देंगी। ये पहले ही ऐलान कर दिया था। हमला तो बाद में हुआ अभिषेक बनर्जी के ऊपर, तो ये ऐलान उनका पहले से था। तो दूसरा राजीव जी, जो ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास बीजेपी के लोग आते थे, उनके काम करते थे, राजीव जी हम लोगों ने देखा एक राजनीतिक संस्कृति पहले हुआ करती थी। विपक्षी दलों के लोग आया करते थे तो मुख्यमंत्री पहले उनसे मुलाकात करते थे और बाद में अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते थे और सबके काम जो थे वो सबके हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में भी हमने राजीव जी इस तरह की खूब राजनीति देखी है, सबके समय में देखी है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी राजीव जी जिस तरह की राजनीति कर रही है तो कोई राजनीतिक संस्कृति है ही नहीं।
ये गुंडों के हाथ में राजनीति पहुंच गई है और ये गुंडागर्दी की तरीके से ही राजनीति कर रहे हैं राजीव जी। इन्होंने राजनीति को गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दिया है, जो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा राजनेता हुए चला जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से पहले राजनीति का अपराधीकरण के भी जो आरोप लगते थे कि साहब अपराधी राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन उन अपराधियों का राजनीतिकरण होता था, वो अपराधी भी राजनीतिक हो जाया करते थे। जिन माफियाओं को मारने की बात की जा रही है कि साहब वो माफिया ने निपटा दी, उन माफियाओं के क्षेत्रों में आप जाकर देखिए जनता के उनकी क्या छवि है, जिन माफियाओं को निपटाने की बात की जा रही है। लेकिन राजीव जी, ये जो नए माफिया पैदा हो गए हैं, जो नए गुंडे पैदा हो गए हैं, 10-20 करोड़ के ठेके लिए सफेद पैंट पहनी और सफेद कमीज पहन ली और उसके बाद 20 राइफलें लेकर निकल पड़ते हैं, ये सब राजीव जी पूरी तरीके से राजनीति का अपराधीकरण कर रहे हैं और अपराधी ही अब राजनीति कर रहे हैं। इस तरीके की स्थिति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और राजीव जी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, मतलब कोई इसमें मुझे लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो भले आदमी है और भारतीय जनता पार्टी खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही हैं। शुभेंदु अधिकारी को भी भारतीय जनता पार्टी में अगर अपनी अहमियत साबित करनी है तो उनको बताना पड़ेगा कि हम देखो कितने अच्छे तरीके से तृणमूल कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, तभी वहां अहमियत बनी रहेगी। हेमंता विश्व शर्मा की हैसियत वहां इसलिए बनी हुई है क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा बता रहे हैं कि देखो मैं राहुल गांधी को किसी भी भाजपाई से ज्यादा अच्छे तरीके से गाली देता हूं, अच्छे तरीके से मैं कांग्रेस को तोड़ने का काम करता हूं, विपक्ष को तोड़ने का काम करता हूं, तो वो हैसियत बनी हुई है। तो शुभेंदु अधिकारी को भी अपनी हैसियत बीजेपी में अगर बना के रखनी है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा ममता बनर्जी और टीएमसी को क्रश करना होगा। ये उनकी मजबूरी भी समझ लीजिए, चाहे कुछ समझ लीजिए। लेकिन अमलेंदु जी, शुभेंदु अधिकारी इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि ममता बनर्जी अगर सड़क पे आ गई तो फिर वो क्या कर सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के राइट हैंड हमेशा शुभेंदु अधिकारी रहे सड़क की राजनीति में, और वहीं से ममता बनर्जी यहां तक पहुंची, 3 बार की मुख्यमंत्री। ये आप हम सब जानते हैं, जो भी राजनीति में रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है, वो सब जानते हैं। इसलिए शुभेंदु अधिकारी के सामने एक नहीं बल्कि 2 चुनौतियां हैं। असम के मुख्यमंत्री के सामने सिर्फ एक चुनौती है कि उनको अपने आका के सामने बताना है कि वो एक कहावत है, माफी के साथ कह रहा हूं, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। तो वो बताना कि मैं इतना क्रूर हो सकता हूं, इतना बड़ा संघी हो सकता हूं, संघियों से भी बड़ा संघी हो सकता हूं। लेकिन इनके पास 2 चुनौती है, एक इनको सबसे बड़ा संघी भी दिखाना है, दूसरा ममता बनर्जी जिस राह पे चल सकती हैं उस राह को रोकना है, उस राह पे ममता बनर्जी को जाने से रोकना। और उसकी शुरुआत आज हुई है कि इनको माइक तक नहीं इस्तेमाल करने की इजाजत मिली, माइक्रोफोन इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं ममता बनर्जी, ये कहा गया और उनको नहीं दिया गया। धरना स्थल कैंसिल कर दिया गया, आप धरना नहीं दे सकती जहां पर आपने डिमांड की सप्ताह भर पहले से। इसलिए एक नहीं 2 चुनौती। आप अपनी बात आगे रखिए, बस मैं जोड़ रहा था आपकी बात। राजीव जी, 2 नहीं बल्कि तीसरी चुनौती एक और भी है शुभेंदु अधिकारी के सामने। उनको अब तैयार होना, जो कपड़े पहने उन्होंने शपथ ग्रहण वाले दिन भगवा कलर के, तो उनकी चुनौतियां कई तरीके की हैं। उनको वो चुनौती भी साबित करनी है, भगवा कपड़ा पहना था तो वो साबित करने पे तुले हुए हैं। बहरहाल राजीव जी, चूंकि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बहुत नजदीकी रहे हैं, और राजीव जी हमारे एक मित्र थे और अधिकारी थे, हालांकि वो अब रहे नहीं इस दुनिया में, वो कहते थे कि राजनीति में हो या आप व्यक्तिगत जीवन में हो, एक तो आपका जितना भी नजदीकी व्यक्ति हो उसको आपकी जो कमजोरी है वो आप किसी हाल में मत बताइए, क्योंकि जब कोई पता नहीं कौन आदमी कब क्या हो जाए, और उसके बाद जो आपकी कमजोरी होती है सबसे पहले वही आदमी उसी जगह पर प्रहार करता है, क्योंकि उसे मालूम होता है आपकी कमजोरी क्या है। दूसरा, जो राजनीति में आपका साथी होता है वो आपके हर कदम को बारीकी से नोट करता है कि आप क्या क्या कदम चल सकते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी चूंकि ममता बनर्जी के काफी नजदीकी रहे और जो नंदीग्राम का आंदोलन था उसमें भी साथी रहे, तो उन्हें मालूम है कि ममता बनर्जी क्या क्या कर सकती हैं, तो वो उसको रोकने की भी कोशिश कर रहे होंगे, चूंकि उन्हें मालूम है ममता बनर्जी क्या क्या कर सकती हैं। लेकिन अब ये ममता बनर्जी के राजीव जी राजनीतिक कौशल और रणनीतिक कौशल दोनों पर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से नई ममता बनर्जी बनकर उभरती हैं, पहले से ज्यादा आक्रामक और तीव्रता के साथ उभरती हैं। क्योंकि अब उस समय होते राजीव जी उनका मुकाबला जो था वो लेफ्ट फ्रंट की सरकार से था जो उनकी प्रतिद्वंदी थी। यहाँ उनका मुकाबला एक आस्तीन के सांप से है राजीव जी। ये अब ममता बनर्जी को देखना है कि जो आस्तीन से निकलकर अब सामने फुफकार रहा है उससे आप किस तरीके से लड़ सकती हैं। तो ये ममता बनर्जी का राजनीतिक और रणनीतिक कौशल जो है उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन ममता बनर्जी राजीव जी जिस तरीके से आज सड़क पर उतरी हैं उससे एक संदेश तो उन्होंने साफ दे दिया है कि ममता बनर्जी अभी
न चुकी हैं और न चूकी हैं, ये संदेश तो उन्होंने दे ही दिया है। और राजीव जी, अब अगर राहुल गांधी का इसमें सहयोग मिलता है और ममता बनर्जी भी ईमानदारी के साथ राहुल गांधी के साथ आती हैं, जैसा वो कह भी रही हैं, आज भी उन्होंने इसको लेकर स्पष्ट किया, एक तरीके से कहा जाए, और लगातार वो इस बात को स्पष्ट कर रही हैं, तो राजीव जी अगर वो जो कह रही हैं उसको आगे चल के करती हैं, तो मुझे लगता है कि बंगाल में एक नई राजनीति जो है वो हमको फिर देखने को मिलेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि वहां तृणमूल कांग्रेस को तोड़कर या क्रश कर आप जो है वहां अपनी संस्कृति वहां पैदा कर लेंगे, तो एक तो राजीव जी वैसे भी बंगाल की संस्कृति जो है वो जो हिंदुत्व की संस्कृति उसके खिलाफ हमेशा से रही है, और पहली बार ये वहां पहुंचे हैं, तो अब देखना ये है कि इनका जो हिंदुस्तान है वो किस तरीके से बंगला संस्कृति जो है उसको कुचलता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि ये वहां बंगला संस्कृति को कुचले बिना आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो इनके सामने राजीव जी वहां कई तरीके की चुनौतियां हैं, इनको वहां बंगला राष्ट्रवाद से भी लड़ना है और हिंदू राष्ट्रवाद को वहां कायम भी करना है, तो बहुत सारी चुनौतियां इनके सामने हैं। लेकिन जो राजीव जी अब इंडिया गठबंधन की राजनीति होनी चाहिए, और जो कि आपका सवाल भी था, आपने कहा उस पर दूसरे राउंड में चर्चा करेंगे, तो अगर मौका मिला तो उस पर दूसरे राउंड में चर्चा करेंगे भी, मुझे अगर मौका मिला तो लेकिन जो अभी जो है इस समय परिस्थितियां दिख रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति, उसमें ये साफ समझ में आता है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी का खेल पकड़ लिया है, उसको फेल भी किया है, और ये बता दिया है कि आप इस तरीके से हमले करके तृणमूल कांग्रेस को ना तोड़ सकते हैं ना दबा सकते हैं। अब उन्होंने कहा भी कि आप हमारे कुछ सांसदों कुछ विधायकों को आप हो सकता है दबा लें तोड़ लें, लेकिन आप तृणमूल कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकते। सीपीआई के सांसद है पी संतोष कुमार राजीव जी, और उन्होंने आज सुबह कहा, उन्होंने कहा कि टीएमसी जो है खत्म नहीं हो रही है, उनके कुछ नेता बगावत कर रहे हैं, कुछ निकल के जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी खत्म नहीं हो रही है, ममता बनर्जी करो या मरो की लड़ाई लड़ रही है। ये उनका प्रतिद्वंदी पार्टी का राज्यसभा सदस्य जो है राजीव जी, वो कह रहा है जिनसे उनकी लड़ाई रही है, जिनसे लड़कर वो सत्ता में आई और 15 साल जिन्होंने राज किया, जिनको सत्ता से बेदखल किया था। तो ये समझ लेना कि ममता बनर्जी चूक गई हैं और चुक गई हैं। मुझे लगता है दोनों जो है अभी बहुत जल्दी होगी, और हमको भी देखना होगा कि आगे आने वाले किस तरीके से प्रतिरोध जो है पश्चिम बंगाल से उठता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ लड़ाई दोनों साइड से है। एक तरफ है कि बीजेपी चाहेगी कि ममता बनर्जी टूट जाए, ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाए, सिंबल उनके पास से चला जाए, जो काम महाराष्ट्र में किया वो काम बंगाल में भी करें, और यहाँ से पूरा एक पैगाम दिया जाए पूर्वोत्तर को भी और साथ में उत्तरी भारत को भी, और मैदानी क्षेत्र को खासकर। और दूसरा है चुनौती इनके पास, ममता बनर्जी के पास, कि जो लड़ाई ममता बनर्जी जहाँ से ममता बनर्जी बनी हैं, यानी सड़क की लड़ाई, उसको कैसे और मजबूत करें। उनके लोग और सीपीआईएम के जो सीपीएम के जो सांसद का आप जिक्र कर रहे थे, और ऐसे सीपीएम के बारे में भी यानी वाम दलों के बारे में भी यही कहा गया कि पार्टी टूट गई, खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई, वो भी है, और न ही कांग्रेस पार्टी खत्म हुई है। तो इसलिए पार्टियां खत्म नहीं होती हैं, न ही उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हुई और न ही एनसीपी शरद पवार की पार्टी खत्म हुई है। पार्टियां ऐसी रहती हैं, चलती हैं, मौके की तलाश में राजनीतिक दल रहते हैं, चाहे इस पार वाले रहें या उस पार वाले रहें। लेकिन यहाँ से जब विपक्ष की बात हो रही है, स्वामी जी जरा आपसे समझना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन और उसमें भी ममता बनर्जी एक नहीं बल्कि 2 बार कह चुकी हैं। देखिए, इस ममता बनर्जी चाहती तो राहुल गांधी का जिक्र नहीं लाती। उन्होंने राहुल गांधी का 2 बार राहुल गांधी का नाम लेकर 2 अलग अलग प्रसंगों में उन्होंने बात किया। पहली बार उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया जिस दिन चुनाव हारी हैं। दूसरी बार उन्होंने नाम लिया जिस दिन अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ। तीसरी बार आज उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आज उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने, इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के तमाम दल एक साथ दिल्ली में जल्द मिलने वाले हैं। दिल्ली मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजर होगी, ये सिंपल सीधा सा है। कांग्रेस ऑर्गेनाइजर होगी अगर मुलाकात होगी। तो ये 3 प्रसंग सामने हैं, और यहाँ से इंडिया गठबंधन के एक नए स्वरूप को हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। जरा यहाँ से जो राजनीति राहुल गांधी सड़क की कर रहे हैं ऑलरेडी, राहुल गांधी के अलावा कोई भी दूसरे दल का नेता, सॉरी टू से, मुझे कोई अभी तक पिछले 2 साल में सड़क की राजनीति करता हुआ नजर नहीं आया। आज भी राहुल गांधी सड़क की राजनीति कर रहे हैं। लोग बोले ना बोले, राहुल गांधी की पार्टी कर रही है। पिछले 3 महीने से देख लीजिए जिस ढंग से रोज शाम को, रोज दिन में, हर जगह तस्वीरें नहीं दिखाते हैं टेलीविजन चैनल्स वाले, लेकिन आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही हैं तस्वीरें। क्या इंडिया गठबंधन यहाँ से
उस मजबूती इंडिया गठबंधन में उस मजबूती की हम उम्मीद करें, इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हुए? आप चूँकि मैनेजमेंट के भी विद्यार्थी भी रहे और प्रोफेसर भी रहे, आपसे ज़रा समझना चाहता हूं स्वामी जी कि क्या हम वो उम्मीद रखें जहां 2024 में चूक हो गई थी इंडिया गठबंधन से? देखिए राजीव जी, सारी मैक्रो फैक्टर्स का अगर कंसिडरेशन किया जाए, देखिए आज के तारीख में 2024 से बदतर स्थिति है, क्योंकि 2024 में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था वो पॉलिटिकल पार्टी से कम बल्कि जनता ने चुनाव खुद लड़ा था और जनता ने जाके वोट दिया था। मैनिपुलेशन एक तरफ था और एक तरफ जनता का उत्साह था। देखिए ये चीज बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गई है कि 2024 जून में जो जनता का रिजल्टमेंट था उससे 3 गुना ज्यादा है। आज के तारीख में हर वर्ग, हर समाज का वर्ग, छोटा व्यापारी हो, किसान हो, छात्र हो, उनके पेरेंट्स हो, मतलब आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे, जिन्होंने उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर तरह का काम किया था, आज उनके भी मकान तोड़े जा रहे हैं, आज उनकी भी दुकानें नहीं चल रही हैं, आज वो भी परेशानी में हैं। तो ये जो एक क्रूरता का एक परिदृश्य इन्होंने दिखाया था, इसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक चीज तो ये कि जनता जो है आज के तारीख में 2024 की तुलना में बहुत ज्यादा, अच्छा ये भी बात बिल्कुल सही है, जगन रेड्डी अगर सोचें या मान लीजिए बीजू जनता दल सोचे या बीआरएस सोचे या डीएमके सोचे, देखिए विकल्प सारी पार्टियों को, विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों को यह सोचना होगा, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के सामने समर्पण कर दें या लड़ें। अच्छा ये उन्हें मानी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ये पता है आज के तारीख में जनता में रिजल्टमेंट बहुत ज्यादा है और एक छोटा सा एस्केप वेलोसिटी का प्रयास ये चीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। विश्व परिदृश्य बदल गया है, जैसे आर्थिक स्थिति को जैसे ये लोग मैनेज कर रहे हैं या मिस मैनेज कर रहे हैं, ये स्थिति बिगड़ती जाएगी। हर चीज के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, हर वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये स्थिति ऐसी है कि विपक्ष के हर नेता को, और ये मजबूरी है, जैसे बिल्कुल सही बात है, ममता बनर्जी की मजबूरी है कि राहुल गांधी की शरण में उनको जाना पड़ेगा। जो भी पार्टी आज के तारीख में सरवाइव करना चाहती है, आम आदमी पार्टी भी अगर समझती है कि वो अकेले लड़के या पंजाब में कोई ऐसी परिस्थिति बना देगी कांग्रेस को पीछा छोड़ने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाए, या भारतीय जनता पार्टी कोशिश करे कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को भी ये सोचना पड़ेगा, चाहे वो कोई हो, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि आज के तारीख में जैसे राहुल गांधी राजस्थान गए, उन्होंने डोटासरा साहब से जिस प्यार से मिले और जैसे टीकाराम जूली से वो मिले, इसका माने उन्होंने एक संदेश वहां पे दे दिया राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार से डोटासरा ने वहां पे पार्टी को एकजुट किया है और जूली ने किया है, और पंजाब के अंदर भी जैसे उन्होंने मैसेज दिया है, एकजुट होना पड़ेगा, विपक्ष के नेताओं को होना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को होना पड़ेगा, वरना अगर नहीं होंगे और समर्पण करेंगे, सबका हाल वही होगा जो अमरिंदर सिंह का हुआ है और सुनील जाखड़ का हुआ है। उसके बाद उनकी कोई पूछ नहीं होगी, राजनीतिक जीवन उनका खत्म हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस कहता हूं राजीव जी, हमारे मैनेजमेंट का एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। कोई भी निर्णय आप लेते हैं, कहते हैं कितना रिस्क है नुकसान का और कितना रिवार्ड है। आप निर्णय तब लेते हैं जब आपको पता चलता है कि रिवार्ड बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत कम है। शेयर मार्केट में जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है, रिस्क कम होती है नीचे गिरने की, ऊपर बढ़ने की बहुत संभावना होती है, तब आप मार्केट में खरीदते हैं। जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, जब रिस्क बहुत ज्यादा हो जाती है, रिवार्ड कम हो जाता है, तो आदमी बेचता है। वही स्थिति आज के तारीख में राजनीति में है। अगर इस समय लोगों ने गलत जगह अलाइन कर लिया अपोजिशन पार्टीज ने, तो उनका जीवन, राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। ये ममता बनर्जी ने रियलाइज कर लिया, मुझे लगता है जगन रेड्डी भी इसको रियलाइज करेंगे, डीएमके भी वो गलती नहीं करेंगे कि एनडीए की तरफ चले जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के तारीख में सारी की सारी सिचुएशन जो है बड़ी कंड्यूसिव है, जिसमें सारे अपोजिशन पार्टीज की यह बाध्यता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। और क्योंकि जैसे सी वोटर सर्वे ने कहा है, 60% लोग आज की तारीख में मोदी जी के बिल्कुल कट्टरता से उनके खिलाफत में खड़े हुए हैं। अगर एकजुटता से लड़ेंगे, क्योंकि जनता लड़ने को तैयार है, युवा लड़ने को तैयार हैं, किसान लड़ने को तैयार हैं, मजदूर लड़ने को तैयार हैं, ट्रांसपोर्टर्स लड़ने को तैयार हैं, छोटे दुकान वाले जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा समर्थक होते थे वो लड़ने को तैयार हैं। सारी सिचुएशन कंड्यूसिव है, लेकिन विपक्षी दल अगर गलती करेंगे तो इसलिए हम बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे। जो जो एकजुटता से लड़ाई करेगा उसका साथ होगा, वरना वो राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएगा, समर्पण करेगा तो खत्म हो जाएगा। जी,
पॉलिटिकल बातें हम लोग कर रहे हैं, राजनीति, और इस राजनीति में पिछले अभी इन दिनों विवेक जी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जरा परिचय करा देता हूं विवेक जी का। विवेक कुमार जी जाने माने एजुकेटर हैं और ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म एग्जामपुर के संस्थापक हैं, और ये प्लेटफॉर्म प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बता दूं कि अभी इनको अपना सेंटर शायद बंद करना पड़ा। मैं शायद कह रहा हूं क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं। और चूंकि अभी खेल जो चल रहा है आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, कोचिंग सेंटर के खिलाफ एक मुहिम भी मीडिया के एक धड़े के जरिए छेड़ा गया है और इस पर बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बन रहे हैं। भुक्तभोगी हैं विवेक जी भी उसमें से। विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, अभी हम लोग पॉलिटिकल बातें, देश की सियासत की, इधर उधर की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। प्रभाव युवा बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पे रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे में अगर परीक्षाएं जिस ढंग से कैंसिल हो रही हैं, छात्र जो है वो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र आज परेशान हैं, उनके बारे में जिक्र उतना नहीं है। लेकिन क्या कुछ चल रहा है जब कोचिंग सेंटर की बात आती है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है विवेक जी, कोचिंग माफिया वर्ड का इस्तेमाल मैं पिछले दिनों लगातार देख रहा हूं। इसलिए मैं ये, अब मेरी तरफ से नहीं है ये वर्ड, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन ये इस्तेमाल हो रहा है, लोग कर रहे हैं। इसलिए आपकी प्रतिक्रियाएं इन सब चीज़ों पे चाहिए, और कितना ज़्यादा प्रभाव इन चीज़ों का आपके ऊपर पड़ा है ये भी बताइए। नमस्कार सर, सभी महानुभावों को भी नमस्कार। तो देखिए सर, अभी क्या है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में कुछ एग्जाम्स हुए हैं, जिन एग्जाम्स में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं, जैसा आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे थे नीट, जीडी, सीयूईटी में। ऐसे उत्तर प्रदेश में दरोगा, एसआई का, अभी होमगार्ड का एग्जाम हुआ, अभी 4-5 दिन बाद कांस्टेबल की एक बड़ी परीक्षा है, 28-30 लाख बच्चे देंगे उसको पेपर। ऐसे लेखपाल का एग्जाम हुआ यूपी में। तो युवा वर्ग में एक ये था कि वे मेहनत करते हैं, गरीब परिवार, मध्यम परिवार हुए बच्चे होते हैं, और वो रातों दिन रात मेहनत करके अपने एक मेहनत से सिलेक्शन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में। पर क्या हो रहा है कि सरकार क्यों अच्छे से एग्जाम नहीं करा पा रही, एग्जाम करा ले रही है तो उनके रिजल्ट नहीं दे रही। रिजल्ट कैसे दे रही है? आप पास हुए, फेल हुए, केवल इतना बता दे रही है, ये तक नहीं बता रही आपके कितने नंबर आए, कितने से पास हुए, कितने से फेल हुए, आपने किस आधार पर रिजल्ट बनाया। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में युवा वर्ग बहुत ज्यादा आक्रोशित, और वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी को समर्थित हो। आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम लीजिए, गांव गांव तैयारी करने वाले बच्चे, दौड़ने वाले बच्चे, आपको इक्का दुक्का बच्चा भी नहीं मिलेगा जो अच्छा बोलेगा। वो यही बोलेगा कि हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो हम लोग उसी को लेकर अभी 29 मई को कैंडल मार्च किए थे प्रयागराज में। तो उसकी वजह से हम लोगों पर कि भाई हम लोगों ने उनको भड़काया, जबकि हमारा उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हम तो स्टूडेंट्स के साथ ही थे, उन्हीं की सब कुछ वो कॉल थी, हर चीज। तो उसको लेकर हम लोगों के कोचिंग सेंटर्स, हमारी जो जीवन यापन का एक जरिया, जबकि हमारे साथ 200-250 लोग और भी हैं जो टीम में होते हैं, जिनकी सैलरीज होती हैं, और हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। तो जैसा भी आपने कहा कोचिंग माफिया, तो सर मैं तो उसमें एक बात ये कहूंगा कि माफिया वो लोग होते हैं जो आपसे लाखों की चीजें लेते हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। हम तो सैकड़ों भी नहीं लेते, हम तो 99 रुपए, 200 रुपए, 400। जब से ऑनलाइन ये आई है तैयारी कराने का, तब से बहुत लोकतांत्रिक हो गई है शिक्षा। जो पहले शिक्षा कुछ लोगों का कब्जा था, आप पे अच्छा पैसा है, आप अच्छी तैयारी करेंगे, बाहर जा सकते हैं, आज आपके घर पे, आपके गांव में वो सब कुछ मौजूद है। दूसरी चीज, वो एकदम उसका जो एक डेमोक्रेटाइजेशन होता है, वो एक इंटरनेट की इस क्रांति ने, जब से ये सब इंटरनेट की मुहिम गांव गांव तक पहुंची है, उसने करने का काम किया है। और हम तो अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी चीजें ही सिखाते हैं, तो माफिया का तो ऐसा है नहीं। हालांकि वो एक नेगेटिविटी बनाने के लिए वो लोग उस चीज को बोलते हैं। उसमें कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी है, जो पत्रकार वर्ग है, जो कि बहुत बुद्धिजीवी माने जाते हैं। सरकार के लोग भी होते हैं कि उसको नेगेटिविटी कर दें। परंतु गांव देहात के जिनके माता पिता को उनके बच्चों के पास पढ़ाने के पैसे नहीं होते थे, हम लोग उन तक शिक्षा लेके जा रहे हैं, तो हमारे लिए उनके मन में बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। तो हमें उससे खैर खास फर्क नहीं पड़ता। पर अभी जो मेन मुद्दा ये है सच में कि युवा वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना कि हम लोग उसको समझाते समझाते हमारी समझ में नहीं आ रहा, अब हम कैसे समझाएं। तो फिर हमने सोचा कि हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन यही है, और हमने इतने ज्ञापन दिए हर एक नेता, हर एक एमपी एमएलए को उत्तर प्रदेश में, किसी में इतना दम नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री जी को जाके बताए कि आपके युवा वर्ग का क्या हाल है। तो फिर हमने अभी निर्णय लिया है कि हम लोग 12 जून को लखनऊ में एक महाआंदोलन करेंगे, और उसमें हम लोग मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
ये लखनऊ में जो आप करने जा रहे हैं उसके लिए अनुमति मिल गई आप लोगों को? नहीं सर, अनुमति ना मिले हम लखनऊ इको गार्डन जो कि धरना स्थल है प्रस्तावित, जो हाईकोर्ट भी कहता है, तो हम लोग वहां बहुत ही चारदीवारी में शांतिपूर्वक बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और सरकार को सूचना देके, प्रशासन को सूचना देके, फिर वो मना करे तो भी जैसे भी होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी बात लोकतांत्रिक ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा पाए। जी, कोचिंग सेंटर आपका चल रहा है? नहीं, बंद हो गया वो सर, उस पर सील लगा दी। और इसलिए क्योंकि आप लोग गए उस धरना प्रदर्शन में? हाँ जी, मैं और 2 और कोचिंग थी, वो लोग भी गए थे, तो हम तीनों लोगों पे ही ये कार्रवाई कर दी है। देखिए यही है। जरा हमारे दूसरे साथियों को भी ले आइए स्क्रीन पे। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, ये विवेक जी जरा आप रहिएगा, थोड़ा हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ा हमारे तमाम दूसरे साथियों से भी अगर कोई सवाल आपसे पूछना चाहें तो सवाल भी पूछेंगे। अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। ये एक गंभीर चर्चा, हालांकि हम लोग पॉलिटिकल चर्चा कर रहे थे, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, और क्यों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और उसकी मजबूती जो है, प्रशांत जी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, देश की जनता है, वोटर्स हैं और देश की जनता, नागरिक, वोटर्स, स्टूडेंट्स, जो भी कह लीजिए, हर अलग अलग वर्ग, उन लोगों का हाल क्या है। अब देखिए विवेक जी का यहाँ इनकी गलती क्या है? सिर्फ यही, अगर गलती वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम तो सिर्फ यही कि यहाँ किसी प्रोटेस्ट में गए। क्या प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारा कानून और हमारा संविधान हमको नहीं देता? लेकिन फर्क क्या पड़ा देख लीजिए, एक नहीं बल्कि 3 कोचिंग सेंटर बंद करा दिए गए। प्रशांत जी आपकी बात। देखिए, एक तो पहली बात कि अभी जो बता रहे थे विवेक जी, बहुत दुबले पतले 2 बलि के बकरे ढूंढे गए हैं और वो सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है। हाँ जी। तबादला क्या जवाबदेही है? एक 12वीं क्लास के छात्र ने पूरा ओएसएम का टेंडर प्रोसीजर को तार कर दिया, उसने एक्सपोज कर दिया। जो काम सीबीआई को करना चाहिए था, जो काम मीडिया हाउस को करना चाहिए था, वो उसने किया बच्चे ने। और अब धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का पूरा जो है वो काम हो रहा है कि 2 बलि के बकरे ढूंढे गए हैं जिनको लाइन पे लगा दिया गया। कुल मिला के राजीव जी पूरे देश में, विवेक जी बता रहे हैं वो तो एक अपनी आप बीती बता रहे हैं, आप पूरे देश में देखिए ना, नीट के साथ क्या हो रहा है, सीयूईटी के साथ क्या हो रहा है, सीबीएसई के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 75% मिनिमम मार्किंग होती है जो आईआईटी जेई में क्रॉस क्वालिफाई करता है, उनके वो आईआईटी में क्वालिफाई करके उनके रिजल्ट यहाँ पे रुका हुआ है, पैसा मांगा जा रहा है। आप देखिए कि गलती सीबीएसई की और पैसा मांगा जा रहा है। क्या पैसा दो री इवेल्युएट करने के लिए? तो बिल्कुल एकदम अंधेर नगरी चौपट राजा का पूरा एक काम चल रहा है इस देश में। और युवाओं के साथ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई बदले की कार्रवाई हो रही है, जीवन बर्बाद करने की स्थिति हो रही है। अब यूपी में ही लेखपाल की एक होती है, विवेक जी पढ़ाते होंगे, उन लोगों को 2021 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद वैकेंसी आई, पता नहीं बताएंगे विवेक जी कि कब एग्जाम होते हैं। एग्जाम हो जाते हैं, 3 साल तक जो है वो वैकेंसी भरी नहीं जाती है, वो बच्चे की एज निकल जाती है। तो एक तो ये दिक्कत है। मतलब इनको युवा वो चाहिए जो मस्जिदों के सामने डांस करे डीजे में, युवा जो है वो दंगे फसाद करे, तब वो युवा बहुत अच्छा है। लेकिन जो युवा पढ़ाई कर रहा है वो युवा बड़ा खराब है, क्योंकि वो तर्क शक्ति पैदा करेगा। अब दूसरा निशाना जो है वो ये बन गए टीचर्स हमारे जो ऑनलाइन। कोरोना के बाद राजीव जी, ये जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे सब, तो इन टीचर्स ने शिक्षा को बंद नहीं होने दिया, इनोवेट किया, नए नए टूल्स डेवलप किए और इन्होंने शिक्षा को जारी रखा। कई बार मैं इनके वीडियो देखता हूँ, इन शिक्षकों के, कितनी मेहनत से वो प्रेजेंटेशन बनाते, रिसर्च करते, वो समाज को तोड़ने का काम तो नहीं कर रहे। कुछ बातें जरूर वो करते हैं, लेकिन वो बातें तो
स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा करने के लिए की जाती हैं। आप यूनिवर्सिटीज कॉलेज में आप जाइए लेक्चर रूम में, वहां भी वो प्रोफेसर ऐसी ही बात करते हैं। जी। तो ये जो टीचर्स के साथ एक मीडिया लगा दिया गया, उनको कहा जा रहा है कि 2 कौड़ी के हैं और ये माफिया हैं और ये पैसा लूट रहे हैं। 100, 150, 300 रुपए का इनका कोर्स होता है, जो ऑनलाइन कोर्स होता है। कहीं भी गांव में बैठ के कोई मोबाइल पे बैठ के वो बच्चा जो है वो कर रहा है। तो इसमें ये जो शिक्षा का अभी विवेक जी कह रहे कि डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, लोकतांत्रिकरण हुआ शिक्षा का, वो कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसमें तो शुक्रगुजार है। उसके खिलाफ पूरा एक गोदी मीडिया को लगा दिया गया कि शिक्षक जो है वो माफिया है और दुश्मन है और लूट रहा है पेरेंट्स को और पैसे कमा रहा है और 2 कौड़ी का है, इसको कुछ नहीं आता है। अगर कुछ नहीं आता होता तो क्यों इनको लोग पढ़ने जाते, क्यों पैसा खर्च करते? मैं तो चुनौती देता हूँ इन लोगों को जो ये गोदी मीडिया के एंकर्स हैं कि जरा एक बार आमने सामने किसी टीचर के साथ बैठ के बात कर लेना, बता देगा, करंट अफेयर्स भी बता देगा इनको। तो स्थिति बहुत वो है नाजुक इस देश की। और दूसरा कि राहुल गांधी से बहुत डरे हुए हैं। मैं पॉलिटिक्स की बात पे वापस आ जाऊं कि राहुल गांधी से डरे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को बहुत लंबे समय तक रोक नहीं पाएंगे, दबाव बन रहा है युवाओं का। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दीपिके हैं वो उनकी आड़ में उनकी डिमांड पे हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान की बलि का बकरा बन जाए, ताकि वो क्रेडिट राहुल गांधी को ना मिले, वो जो है अभिजीत दीपिका के पास चला जाए। ये सब पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, उसको भी समझने की जरूरत है। जी जी, बहुत कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे, लेकिन पर्दे के बाहर जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि विवेक जी का कोचिंग सेंटर जो है वो बंद हो गया, सील कर दिया गया। ये पर्दे के पीछे की बाहर की कहानी जो सामने दिखाई दे रही है, लेकिन पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है जिसको देखने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें कैसे छात्र जो है वो परेशान हो रहा है। कैसे आज सिद्धांत सार्थक को आज जो सीबीएसई का छात्र है उसको संसदीय समिति के पास बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई, संसदीय समिति ने बुलाया। ठीक है, आप बुला रहे हैं, लेकिन दूसरा ये देख रहा हूँ, ये ज़रा अनिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक कमेंट अनिल जी आपसे लूँगा, फिर विवेक जी आपके पास आता हूँ। अनिल जी, मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे ये 13 साल 15 साल सीबीएसई 12वीं 10वीं के जो बच्चे हैं वो तो अंडर एज ही हैं, 18 साल से कम के हैं, 18 साल, 12वीं में लगभग 17 साल के बच्चे होंगे। टेलीविज़न चैनल्स पे इन बच्चों को बैठा के कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, कुछ चैनलों को देख रहा हूँ कि वो बैठाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है जूम की तरह, बिल्कुल लगभग 25-30 बच्चों को। क्या ये जायज़ है? इस बीच देखिए ये राहुल गांधी का एक ट्वीट आ गया है, सीबीएसई अध्यक्ष ट्रांसफ़र, सीबीएसई सचिव ट्रांसफ़र, एक सदस्यीय जांच समिति गठित और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित, अधिकारियों को हटा दिया, मंत्री को बचा लिया। ये जवाबदेही नहीं, ये कवर अप है। हमारी मांग आज भी वही है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांगे कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती, धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए जा चुके होते, राहुल गांधी ने लिखा। अभी प्रशांत जी कह भी रहे थे, कवर अप है, ये कवर अप। जरा जल्दी से अनिल सिन्हा जी। ये जो इन लोगों का इन पर जो अटैक शुरू किया है, वो अटैक तो शुरू वाजिब है कि छात्रों पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए कोचिंग सेंटर्स और डर लग रहा है, ये सही कहा कि डर लग रहा है उनको। ये कोचिंग सेंटर्स एक प्लेस है जो कहीं प्रोटेस्ट का सेंटर्स ना बन जाए। अब ये हर एक जगह से डरी हुई है, हर एक जो भी कहीं भी सोशल मीडिया हो, चाहे जो भी इनफॉर्मल, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, इनफॉर्मल सेंटर्स हैं, एक तो उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, लेकिन सेंटर है, ये इसीलिए डरे हुए। ये फासिज्म का ये जो डर है वो इससे पता चलता है कि ये जो पूरा फासिज्म चल रहा है उसके चलाने वाले लोग
आश्वस्त नहीं है अपने बारे में, खुद ही उनको आत्मविश्वास नहीं है। तो ये अटैक ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर है। और अभी सही है, ये जो पूरा मीडिया इन पर इनके खिलाफ लग गया, 2 कौड़ी के हैं और ये है, वो इसीलिए लग गया क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलता है, तो इन पर अटैक करना शुरू किया। लेकिन सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग था कि उसका जवाब काफी अच्छे तरीके से दे रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान का मामला है, वो आरएसएस का बंदा है, उसको इतनी आसानी से हटाने का सवाल ही नहीं पैदा लेता। तो ये उसको बचाएंगे ही किसी भी हालत में। और तीसरी एक चीज पे पॉइंट जो आपने वो छात्रों की बात कही, यह है कि पूरा गोदी मीडिया या मीडिया जो भी है उनको डूब मरने का समय आ गया है। जबकि एक बच्चा जिस तरह से इतना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की पढ़ाई और करोड़ों का सैलरी देने के बाद भी एक खुलासा नहीं कर सकते, एक कोई ब्रेकिंग खबर नहीं निकाल सकते। ब्रेकिंग खबर ये है कि पानी पीने के लिए कहा अपने मंत्रियों को, इस गर्मी में निकलिए तो पानी पीजिए, मर्सिडीज में जाइए और एयर कंडीशन कार में जाइए और उसके बाद वो पानी पीते रहिए। तो ये जो सलाह थी वो सलाह ब्रेकिंग न्यूज, वो भी सूत्रों के सहारे, लेकिन उस बंदे ने वो पूरा कोएम कंपनी का निकाल के किया। ये तो मुझको मतलब ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ग्लोबल अलायंस है और भारत में भी कई है, उनको सोचना चाहिए कि उनको भी एक बार रीथिंक करने की जरूरत है कि वो क्या जर्नलिज्म कर रहे हैं। हम ही लोग को भी सोचना चाहिए हम लोग क्या जर्नलिज्म कर रहे हैं। उसने तो पूरा दिखा दिया, 17 साल के बच्चे ने एक्सपोज कर दिया कि क्या है। दोनों सीबीएसई और नीट दोनों मामले में लोगों ने, छात्रों ने उसको सामने लाया है। मीडिया के लिए इससे बड़ी जो है शर्म की बात और क्या हो सकती है। तो ये जो है पूरा एक्सपोज हो रहा है। और अभी जो आएगा ना कॉकरोच जनता पार्टी वाला जो डिमांड वाला ने, तो सही कहा उन्होंने कि, लेकिन एक चीज प्रशांत जी मैं आपको कहूंगा, ये रिजाइन नहीं करेगा, ये 100% मैं तो लिख के दे सकता हूं। वैसा कोई उस तरह का कोई प्रेसिडेंस है ही नहीं जी। आपने देखा इतने घोटाले कर डाले इन्होंने, एक भी आदमी को कभी रिजिग्नेशन जाते हुए देखा क्या कि रिजाइन कर दे? एक से एक बैठा हुआ है, साफ आरोप लगे, कई चीजें लगभग साबित हो रही हैं, कोर्ट में भी कई चीजें आ गई कि भाई उसमें चीजें ठीक नहीं है, लेकिन कोई मतलब सर्वनिरपेक्ष जिसको कहता है वो ये लोग हैं, वो कभी भी कोई चांस नहीं है कि वो रिजाइन करेगा। जी 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 विवेक जी, एक बार आना चाहता हूं दोबारा आपके पास। विवेक जी, अभी आप बता रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट आप लोग करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश, आप लोगों की बात पहुंच नहीं रही है, कोशिश कर रहे हैं आप लोग। लखनऊ में 12 तारीख को आप धरना प्रदर्शन करेंगे। कितने लोग, कितने छात्र हैं या कोचिंग सेंटर के लोग हैं इसमें? क्या सिर्फ कोचिंग सेंटर के लोग रहेंगे या छात्र भी रहेंगे? किस ढंग का ये धरना प्रदर्शन होगा? सर, इसमें कोचिंग सेंटर का तो रोल ही नहीं है। आप समझिए, आप लोग बच्चों के पीछे हैं। बच्चे मतलब जो वो पढ़ेंगे उनको मेहनत का हक मिलेगा, तो हम लोग सब लोग अपना उनको मेहनत का ही हम लोग शिक्षा देते हैं कि मेहनत करो आगे बढ़ोगे। और हमने उसको जो एक संवैधानिक और बहुत सारे रास्ते हैं, ज्ञापन आदि के, उन सबसे पहुंचाने की कोशिश की। बार बार वो नहीं सुन रहे। तो ये तो हम तो बस छात्रों को कोई उद्दंडता ना करें, कोई परेशानी ना करें, शांतिपूर्वक हम तो केवल उनका एक, आप ऐसा समझिए उन्हीं का प्रदर्शन है, वो सब उन्हीं की डेट डिसाइड है, वही सब कुछ है। हम तो केवल उनको, वो सुरक्षित रहे, उनके साथ वो कुछ ना करें, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम तो केवल उनको देख रेख में रहेंगे। ये हमारा कोई पर्सनल वो नहीं है कोचिंग का, ना हमारा कोई सरकार से कोई पर्सनल किसी प्रकार का वो है कि भाई उनको कोई निजी दुश्मनी है। बशर्ते कि हमारी बातें नहीं पहुंच रही, युवाओं की जो परीक्षाओं में धांधली को लेकर अनियमितताओं को सही करने की मांग है, उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही, कोई एक सवाल, मतलब एक सवाल का जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। लाखों ट्वीट कर लिए, कम से कम 100-200 MP MLA को ज्ञापन दे दिए। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उनके मुंह पर मतलब एकदम टेप लगाए हुए है, कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है कोई भी। संवैधानिक संस्था, आयोग, बोर्ड नहीं बोल रहे, कोई उसमें जो जिम्मेदार पदों पर बैठे वो नहीं बोल रहे। अगर कोई बोल रहा है तो उसको वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो चुप हो जाए। मैं तो आज सोचता हूं कि ये हर एक कार्यालय में, संवैधानिक कार्यालयों में सारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की वो लगी फोटो लगी होती है। उनको वो लोग कैसे आंखें दिखाते होंगे, उनको कैसे आंखें मिलाते होंगे, उन्हीं के नीचे बैठकर
उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं। मैं ये सोचता हूं कि अगर आज गांधी जी होते और आज गांधी जी ऐसी कोई मांग उठाते कि भाई ये परीक्षाओं में, मैं तो तिनकठिया आंदोलन की बात सोच रहा था 1917 चंपारण बिहार में, कि वो अंग्रेज थे, उनको भी कम से कम शर्म थी कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर, कुछ कानून नियम होते हैं, कोई व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। अगर आज गांधी जी होते तो वास्तव में लोग उनको शांति भंग में जेल भेज देते। अगर वो अपनी बात ही रखते ना कि भाई आप ऐसा कोई गलत कदम उठा रहे हैं, आप इस पर अपनी बात कहिए, बच्चों की बात सुनिए, तो उसे शांति भंग में गांधी जी को जेल भेज देते। मतलब अंग्रेजों से भी बुरी, ऐसे लोकतंत्र के लिए थोड़ी ना आजादी लाई थे, और ऐसे लोकतंत्र के लिए थोड़ी ना चीजें होती हैं। तो हमारा तो बस यही है कि हम तो अपने शांतिपूर्वक रहेंगे, वो जगह तय है, और अपनी बात कहेंगे सरकार से। लेकिन एक बात आप लोगों ने गौर फरमाई, क्या आप लोगों ने कभी सोचा क्या और भी कोचिंग सेंटर के जो ओनर्स हैं, टीचर्स हैं, इन लोगों ने, कि आखिर अचानक कोचिंग सेंटर के ऊपर ये बातें मीडिया के ज़रिए भी ये हमला क्यों होने लगा? आप लोगों ने इस पे विचार किया है? सर अभी क्या है, एक यही एक जगह बची है जहां स्टूडेंट और टीचर में खुलकर एक वार्तालाप होती है, और हमारा कोई आपसी कोई ऐसी जमीन जायदाद का वो रिश्ता होता नहीं है कि हमें लाभ नानी, हम अपनी मेहनत से उन्हें पढ़ाते हैं, वो अपने ज्ञान से आगे बढ़ते हैं। तो ये एक लास्ट एक ऐसा रिश्ता बचा है दुनिया में जो रक्त संबंध ना होते हुए भी विश्वास का रिश्ता है। बच्चों और टीचर की बात बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, अपनी थिंकिंग करते हैं, फिर फैसला लेते हैं। हम कोई उनको बरगला नहीं सकते, लाखों लोगों को हम कोई, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दिया उनका दिमाग, हैक कर लिया, ना हम उनको कोई झूठे सच्चे वादे करते हैं। तो वो बस ये चाह रहे हैं कि ये जो एक स्वतंत्र थिंकिंग है, किसी भी देश की नींव टीचर, शिक्षक, वो भविष्य के लोग तैयार करते हैं जो आगे देश को बढ़ाते हैं, बस उसको एक लास्ट ये बचा है जिस पर उनका कब्जा करना रह गया है। बाकी तो मुझे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं दिखता कि जहां मतलब आंख पे पट्टी बांध के ना चल रहे हो। बस एक यही एक क्षेत्र है जहां आंख पे पट्टी नहीं बंधी हुई है। तो बस अब उसी पे है, लास्ट की स्कोर कर लीजिए जैसा भी करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, विवेक जी बहुत शुक्रिया, बने रहिए। जरा एक क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूँ अमलेंदु जी आपसे। बहुत गंभीर बात यहाँ हो रही है, और विवेक जी जो बात कह रहे हैं बहुत गंभीर, और इस बात को अनिल सिन्हा जी, प्रशांत जी भी ने भी पहले अपने हिसाब से, अपने अंदाज में इन लोगों ने भी कहा है कि एक वो सेंटर जहाँ छात्र और शिक्षक दोनों और बहुत ही आत्मीय संबंध होते हैं दोनों के साथ में, जैसा विवेक जी भी बता रहे हैं कि कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता, पारिवारिक रिश्ता नहीं होता, ब्लड रिलेशन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। और ये वो सेंटर है जहां जो, और युवा हैं तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी होंगे। क्या यही एक आखिरी कड़ी है जहां छात्रों, इन लोगों, और पिछले दिनों जिस ढंग से कॉकरोच पार्टी का बन जाना या युवाओं का कुछ कुछ अलग ढंग से विरोध प्रदर्शन होना, ये सब ये एक डर का कारण है? उस डर के कारण अब कोचिंग सेंटर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे वो मौखिक हमला ही क्यों ना हो। अनम्यूट कीजिए अमलेंदु जी। जी राजीव, देखिए, एक तो मैं कभी दावे के साथ कोई बात कहता नहीं हूँ, लेकिन आज एक बात मैं जरूर दावे के साथ कहूंगा। वो जो 2 कौड़ी की एंकर महोदया हैं, अगर उनसे आप हिंदी में एक छुट्टी की एप्लीकेशन लिखने के लिए कहिए तो वो शुद्ध हिंदी में छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं लिख सकती। ये बात तो मैं राजीव जी दावे के साथ कह सकता हूँ। अब दूसरी की चीज, कोचिंग जो है ये हम निशाने पे क्यों आ गए हैं, इसके पीछे राजीव जी एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। कोचिंग राजीव जी किस समय ये उभर कर आए, खासतौर से ऑनलाइन कोचिंग जो है, जो यूट्यूब पर आए, या इस तरीके कोरोना काल के बाद ये सब निकल कर आए। आपदा में अवसर नारा दिया मोदी जी ने, दूसरों ने भी आपदा में अवसर निकाले, लेकिन ये आपदा में अवसर जो निकला राजीव जी, जैसा कि कहा अभी विवेक जी ने कि भाई इसका शिक्षा का लोकतांत्रिकरण एक तरीके से हुआ, डिजिटलीकरण के साथ साथ लोकतांत्रिकरण भी हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज हुई। इसका सबसे बड़ा नुकसान राजीव जी किसको हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान राजीव जी उनको हुआ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो थे खुले हुए थे, जिनको माफिया कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है हमारे मीडिया के लोगों की, बायजूस टाइप के जो थे। सबसे ज्यादा नुकसान इस तरीके की कंपनियों को हुआ, ये जो डिजिटलीकरण, लोकतांत्रिकरण हुआ इसके आने के बाद राजीव जी। तो ये एक तरह से कहा जाए कि जो पूंजीवादी व्यवस्था बन रही थी उसको लगा कि ये एक नया चीज खुल गई। दूसरा राजीव जी, बड़े करीने से और बड़े सलीके से छात्र संघों की राजनीति को इस सरकार ने खत्म किया। और छात्र संघों की जब राजनीति होती थी राजीव जी, तो छात्र संघों से प्रतिरोध भी निकल कर आता था, नया नेतृत्व भी निकल कर आता था, और मुद्दे भी उठते थे।
तो छात्रों की जब छात्र संघों की राजनीति खत्म कर दी और उसके बाद ये कोचिंग सेंटर जो थे ये जब निकल कर आए तो वहाँ एक गैदर होने लगी, और जो काम छात्र संघों से होता था तो यहाँ से भी मुद्दे निकल कर आने लगे। तो अब ये एक मामला हो गया कि भाई आपका अगर यहाँ भी लोग इकट्ठा होंगे और छात्र निकलेंगे तो जो हमने दबाया था छात्र संघों की राजनीति के जरिए तो ये तो यहाँ से उभर कर आ रहा है। तो इसलिए राजीव जी ये सब निशाने पर आ गए। दूसरा, राजीव जी बहुत कायदे से शिक्षा को खत्म करने का प्रयास इस सरकार ने किया। 12 सालों के अंदर राजीव जी, जब से मोदी जी आए हैं, पूरे देश भर में 5 लाख से ज्यादा जो है वो सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। अब इसका दुष्प्रभाव क्या है राजीव जी? इसका दुष्प्रभाव ये है कि जो सरकारी स्कूल बंद किए गए तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि वो कमजोर वर्ग का बच्चा है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो अब ये जो आए कि जो 90 रुपए में आपको दे रहे हैं कि आप 90 रुपए की फीस दीजिए और सीख लीजिए। और राजीव जी, मैं तो देखता हूँ कि मैंने कई कोर्सेज देखे जिस तरीके से एक जीवंत जो संबंध होना चाहिए छात्र और शिक्षक का राजीव जी, वो वहाँ होता है और उससे लोग सीखते हैं। और राजीव जी, किसी भी आप शिक्षा शास्त्री जिन्होंने काम किया, पीसी जोशी एक बड़े शिक्षा शास्त्री थे, मैंने उनके कई इंटरव्यू लिए आज से 30 साल पहले की बात है राजीव जी, और उनका मैंने लिया था 30 साल पहले इंटरव्यू। तो वो भी कह रहे थे कि जो शिक्षक और छात्र का संबंध है वो ये होना चाहिए कि वो बेहिचक होकर आपसे सवाल पूछ सके और आप जो पढ़ाएं तो वो दिल के अंदर उतरे। तो ये राजीव जी, वो दिल के अंदर उतरने वाली चीज थी, वो सब होने लगी। इसका नुकसान किसको हो रहा है? आपने सरकारी स्कूलों को खत्म किया, आप जो है स्वावलंबन के नाम पर आपने यूनिवर्सिटीज में फीस बढ़ाई स्वावलंबन के नाम पे, यानी गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं पाए। प्राइवेट जो है वहां फीस इतनी ज्यादा हो गई कि आम आदमी का बच्चा पढ़े ही नहीं। तो ये लगने लगा कि अगर आम आदमी का बच्चा जो है अगर यहाँ से निकल कर आएगा तो फिर जो एक प्रभु वर्ग तैयार किया जा रहा है उसका क्या होगा? तो राजीव जी, ये लड़ाई जो है ये कुल मिलाकर आम जनता के खिलाफ एक प्रभु वर्ग की लड़ाई है। तो इसलिए 2 कौड़ी के एंकर जो है वो 2 कौड़ी की बातें कर रहे हैं राजीव जी। जी जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि इस शिक्षा को बहुत आसान यूट्यूब के ज़रिए कोचिंग सेंटर के लोगों ने भी, शिक्षकों ने भी बनाया है, और ख़ासकर कोरोना काल के बाद से बहुत लाखों करोड़ों लोगों तक, युवाओं तक, और वो बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। और इसलिए शायद उनके ऊपर हमला हो रहा है, क्योंकि शिक्षा और उसके लिए मोटे रकम कमाने वाले लोग, अगर उनको तकलीफ़ होगी तो फिर बात तो 2 कौड़ी पे आ जाएगी ना। चलिए खैर, ये सब कुछ है। आप लोग बहुत चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे, हमारे तमाम दर्शक साथी भी अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन भुक्तभोगी हैं विवेक जी। विवेक जी एग्जामपुर चलाते हैं, इनका कोचिंग सेंटर और सील कर दिया गया। ऐसे 3 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं, जिनमें से विवेक जी का कोचिंग सेंटर भी है। अब देखते हैं आगे कब इनके कोचिंग सेंटर को ओपन किया जाता है, खोला जाता है। लेकिन देश में अलग अलग ढंग से परिस्थितियां जो हैं वो विकराल होती हुई जा रही हैं, और ओवरऑल अगर शिक्षा की बात होगी, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों यहाँ परेशान हैं। शिक्षक भी परेशान हैं और विद्यार्थी भी परेशान हैं। विद्यार्थी को अपने भविष्य की चिंता, शिक्षक को रोजी रोटी की चिंता, और दोनों तरफ से दोनों परेशान। नरेंद्र मोदी अपने शिक्षा मंत्री को बचाने में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी जुड़ने के लिए इस चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अमलेंदु जी, और साथ में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया। इस चर्चा में बात हम लोग पश्चिम बंगाल से होते हुए शिक्षा जगत में जो चल रहा है उसकी, और इसकी ज़रूरत इसलिए है शिक्षा जगत की दोस्तों, क्योंकि इसके ज़रिए हम और आप किसी न किसी ढंग से एजुकेट होते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और एक बेहतर भविष्य बनाते हैं इसी शिक्षा के ज़रिए। और इसलिए कहा जाता है